हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनअकैडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं आप सभी का मैं निखिल गोयल अपने सर्वेइंग इंजीनियरिंग के महारथी लेक्चर में। मैं महारथी लेक्चर इन सभी लेक्चर को इसलिए बोल रहा हूं प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये कंटेंट में जनरली यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। इन क्वेश्चंस के साथ, इतनी शिद्दत के साथ और इतनी शांतिपूर्वक आप लोगों को यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता। जनरली ये सब मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को देता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं अपना पेड कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लेकर आया हूं। तो इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए मेरे प्यारे दोस्तों। इन सभी चीजों से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी को देना चाहता हूं कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अगर आप टॉप एडुकेटर से पढ़ के मेरी गाइडेंस में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेरा कोड है, दैट इज एनजी लाइव कोड। इस कोड को अप्लाई करोगे तो आप मेरी डायरेक्ट टीम से जुड़ जाओगे। जिस डायरेक्ट टीम से जुड़ने के आपको सारे प्लस बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि लाइव क्लास होना, लाइव डाउट सेशंस होना, आप लोगों के हर लेक्चर के नोट्स आप तक पहुंचाना और हमारा कंटेंट और हमारी स्ट्रेटेजी आप लोगों तक पहुंचाना, प्लस फ्री टेस्ट सीरीज। इस कोड को जब अप्लाई करते हैं ना तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलती है। प्लस लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा बेनिफिट और आता है। जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो मुस्कुराइएगा जरूर, क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुके होंगे और आपको 10% का डिस्काउंट मिल चुका होगा ओवरऑल कॉस्ट पर। इसी 10% डिस्काउंट से कुछ खरीद लेना अपनी पढ़ाई के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सर्विंग इंजीनियरिंग के लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी 7 लेक्चर करा चुका हूं। दिस इज द 8th लेक्चर। और इस 8th लेक्चर में ऐसे ही जैसे कि 7 लेक्चर पढ़े हैं ना, वैसे ही उसी क्वालिटी के साथ ये 8वां लेक्चर भी आपको पढ़ाऊंगा और इसी तरह आगे पूरी सर्विंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करा दूंगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन और देता हूं कि ये जो कोड है ना एनजी लाइव, ये एक्चुअली में एक स्पेशल कोड है। यू नीड टू अप्लाई दैट कोड इन एनी फील्ड। ठीक है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद मेरी बात आती है कि इस कोड की स्पेशलिटी क्या है कि इट कैन बी अप्लाई इन एनी फील्ड। अनअकैडमी पर आप लोगों को 32 प्लस कोर्स होते हैं। आपका कोई फ्रेंड है या आप ही किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ओवरऑल कॉस्ट पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। व्हेन यू हैव टू अप्लाई द कोड, यू नीड टू अप्लाई द कोड व्हेन आप लोग जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करते टाइम आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर जब आपको हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन दिखाई देता है तो इधर एनजी लाइव कोड अप्लाई करना। जैसे ही अप्लाई करोगे आपकी कॉस्ट 10% अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। 1 साल या 2 साल की कॉस्ट आप बोर्ड पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, प्लस ईएमआई भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी गाइडेंस में सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए प्लस सीखने के लिए एनजी लाइव कोड का यूज करना है। अनअकैडमी पर हर वो चीज आपको मिलती है जो आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छी रहती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और एक एक चीज को बड़े इत्मीनान से और नोट्स बनाकर पढ़िएगा। ठीक है, आगे की मेरी बात करता हूँ प्यारे दोस्तों। यहाँ पर तो बात आती है कि इस लेक्चर में अपने को पढ़ना क्या है। इन द लास्ट लेक्चर आई थिंक सो मैंने आप लोगों को एचआई मेथड अच्छे से क्लियर कर दिया था, है ना। लेवलिंग का एचआई मेथड बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। अब इस लेक्चर को मैं स्टार्ट करूंगा राइज एंड फॉल मेथड से, और उसके बाद मैं दोनों का एक न्यूमेरिकल आप लोगों को डिस्कस करवा दूंगा ताकि कंसेप्शन एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद मेरी बात आती है यहाँ पर कुछ बेसिक से मेथड्स होते हैं, जैसे कि कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन के करेक्शंस लगाए जाते हैं। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन का टॉपिक पूरा करवा देंगे। उसके बाद आप लोगों का टोटल डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन, ये टॉपिक आता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड स्टाफ का केस डिस्कस करेंगे, क्या होता है और कैसे करा जाता है। इसके बाद हम लोग एक टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी ए सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, इसको भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हमारा जो टॉपिक एक बचा है बीच में, वो आप लोगों का आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग बहुत प्यारी लेवलिंग है और बहुत छोटा सा प्रोसीजर है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चौथा नहीं, इसको मैं, हाँ चलो, चौथा प्रोसेस के लो, एक छोटा सा टर्म आता है दैट इज नोन टू बी एज कॉलिमेशन एरर। नाउ व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर, वो भी क्लियर करेंगे अच्छे से। तो ये ले देकर ये सारे टॉपिक करने के बाद आप लोगों का लेवलिंग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टार्ट करने से पहले एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, आवाज अच्छे से आ रही है आपके पास, और पिछला क्लियर होगा आप लोगों को, क्योंकि
आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है। अब मेरी बात आती है लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को ये फोटो दिखाना चाह रहा था। ये फोटो किस चीज का है? ये फोटो में जो आप लोगों को दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्टाफ। क्या बोला जाता है? स्टाफ। जो मैं आप लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फुट्टा फुट्टा कह रहा था ना, जिसकी हेल्प से आप लोग मेजर करते हो रीडिंग, ये होता है स्टाफ। दो तरह के स्टाफ आते हैं, एक होता है आप लोगों का फोल्डेबल, एक होता है आप लोगों का फोल्डेबल, एक होता है आप लोगों का अनफोल्डेबल, या फिर हम इसको नाम देते हैं स्ट्रेट। भाई आप लोग समझ कर चलिएगा, बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं। फोल्डेबल का मतलब होता है जिसको फोल्ड कर सकते हैं, अनफोल्डेबल का मतलब होता है जिसको फोल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी बेसिक्स नोट करके आप लोगों को याद रखना है, जो बहुत काम की चीज है और जो एग्जाम में पूछी जाती है। लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ कितना होता है? लीस्ट काउंट ऑफ स्टाफ कितना होता है? 5 mm। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ चुका है और आने के चांस भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आता है, लेकिन फिर भी छोटी सी चीज है तो याद रखना। अच्छा, लीस्ट काउंट क्या होता है? जो भी आपकी ये एक रीडिंग होती है, भाई ये दो कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग के बीच के डिस्टेंस को आप लोग कहते हो लीस्ट काउंट। सबको पता है ना ये चीज, तो बहुत बेसिक सी चीज है। चलिए थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और हम लोगों ने जाना था प्यारे दोस्तों, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के केस में हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारा HI निकालना। HI क्या होता है? रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। गॉट इट ना? उसके बाद हमारा दूसरा मेथड आता है प्यारे दोस्तों कि हम रिड्यूस लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेशन कैसे निकाल सकते हैं। रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन ये कैसे निकालते थे हम लोग? ये निकालते थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो भी आप लोगों की स्टाफ रीडिंग आ रही है उसको माइनस करते थे, तो मेरे पास रिड्यूस लेवल ऑफ एनी स्टेशन आता था। गॉट इट? अब इसके बाद एक छोटी सी चीज आती है कि हम लोग ना करेक्शन अप्लाई करते हैं। भाई क्या होता है, प्रैक्टिकली सोच के देखो, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं एंड यू नीड टू डू मेनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन इन दैट प्रोजेक्ट। गॉट इट? तो भाई हम जब कोई काम को करते हैं, आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग का एक भी काम अगर गलत होता है तो कई करोड़ों का नुकसान होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसके काम की एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि वट एवर द वर्क वी हैव डन इज दैट एक्यूरेट और नॉट। गॉट इट? तो हम कैसे चेक करते हैं? देयर इज द बेसिक फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर इट, कि टोटल सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस में सिग्मा ऑफ फोर साइड। सिग्मा ऑफ बैक साइड जो है और सिग्मा ऑफ फोर साइड जो है, ये हमेशा आप लोगों का लास्ट रिड्यूस लेवल में से फर्स्ट रिड्यूस लेवल जब माइनस करोगे तो ये दोनों टर्म ना हमेशा आपकी बराबर आनी चाहिए। मतलब बैक साइड माइनस में फोर साइड, टोटल बैक साइड, टोटल फोर साइड। सर वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है क्या? आई विल ट्राई। अभी आ रहा है क्या आवाज अच्छे से? नरपत माली अभी आवाज आ रहा है अच्छे से? चलो, तो टोटल बैक साइड में से टोटल फोर साइड माइनस करूंगा, लास्ट रिड्यूस लेवल में से फर्स्ट रिड्यूस लेवल माइनस करूंगा, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आता है तो एक्यूरेट है, नहीं तो नहीं है। गॉट इट? अब दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज आल्सो अनदर मेथड दैट इज नोन टू बी एज द राइज एंड फॉल मेथड। पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल करवाता हूं, या फिर पहले न्यूमेरिकल करा दूं और उसके बाद समझा दूं दूसरा मेथड। पहले आप लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल कराऊं कि पहले राइज एंड फॉल कराऊं? जल्दी से मेरे को बताएंगे, मेरे पास तैयार है दोनों चीजें। जल्दी से न्यूमेरिकल करा देते हैं। चलो ठीक है। अभी क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन पे देखो। द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वर टेकन विद अ लेवल ऑन 4 मीटर स्टाफ। क्वेश्चन को ना समझना थोड़ा सा हटके है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। The reading were taken on the 4 meter staff on continuously sloping ground at an interval of 20 मीटर। यानी हर दो रीडिंग के बीच में 20-20 मीटर का गैप आ रहा है। हर दो रीडिंग के बीच में 20-20 मीटर का गैप आ रहा है, ठीक है। आपको लाइन से ये सारी रीडिंग दे रखी है और आपको बोला गया है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और रिड्यूस लेवल ऑफ ए जो है वो 780 गिवन है, इतना गिवन है,
ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको टोटल हर पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है और लास्ट में आपको बोला गया है कि आपको ग्रेडियंट भी निकालना है। मतलब हर 30 मीटर का लेते हैं ना सर, ये किसने कहा आपको? ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड, ये हमेशा ग्राउंड पे डिपेंड करता है कि कैसा इंटरवल लेना है। ऐसा कुछ नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड एंड द एरिया व्हाटएवर वी आर हैविंग। ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पे। ऐसा कुछ नहीं है कि 15 भी ले सकते हो 30 भी ले सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है कभी। तो ये चीज समझ आ गई अभी तक तो, कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट का रिड्यूस लेवल गिवन है, मींस दिस स्टार्टिंग पॉइंट इज द बेंचमार्क, दिस इज माय बेंचमार्क, गॉट इट। नाउ आई नीड टू डू लेवलिंग with respect to this benchmark and the leveling is done with the help of 4 मीटर staff और हर दो रीडिंग के बीच में 20 मीटर का इंटरवल दे रखा है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ रिकॉल करवाना चाहूंगा यहीं पर। वो चीज अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, वो काम आएगी आपके। बात आती है यहां से, आपको सबको पता है ये चीज कि भाई जो भी आपकी पहली रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड होती है। ये कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखना। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है? बैक साइड होता है। लास्ट रीडिंग क्या होता है? फोर साइड होता है। हल्के में मत लेना, तुम पक्का भूल जाओगे जो बता रहा हूं मैं, प्लीज इसको सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको एक चीज तो समझ आ गई है कि पहली बैक साइड, BS1 की बात कर रहा हूं मैं, पहली बैक साइड आप लोगों की 0.650 तो बनेगी ही बनेगी, आंख बंद करके ये बात मैंने कह दी। और पहली फोर साइड कितनी होगी? लास्ट वाली 2.550, जो लास्ट की रीडिंग होती है वो हमेशा फोर साइड आती है। अभी क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या इस बीच में और बैक साइड या और फोर साइड नहीं आएगी? ये कैसे पहचानूंगा? सर कॉमन सेंस का थोड़ा सा ख्याल रखूंगा मैं यहां पर, कि आपको पता है आपका टोटल 4 मीटर का स्टाफ आ रहा है और इस 4 मीटर के स्टाफ का मतलब क्या है कि आपकी रीडिंग 4 मीटर से ज्यादा अगर जाती है इनिशियल के रिस्पेक्ट में अगर आपकी रीडिंग 4 मीटर से ज्यादा जा रही है तो आपको स्टेशन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। दोबारा सुनो, 4 मीटर का स्टाफ की लेंथ है, आप बेस पे खड़े हो और आपकी पहाड़ चढ़ रहे हैं, आपका ये पहाड़ चढ़ रहा है। अगर बेस से पहाड़ में मतलब 4 मीटर से ज्यादा का गैप आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने स्टाफ को देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा सीधा देखता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल देखता है। ठीक है, तो अभी मेरी बात को और क्लियर करना यहां से कि ये चीज समझ आई। एक छोटा सा पॉइंट लिखवाता हूं, बड़ा बेहतरीन पॉइंट जाएगा तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है? whenever there is drastic change, लिख लो, whenever there is drastic change in the reading, whenever there is drastic change in the reading, then always and always consider there is change in the station, there is change of setup। यानी जो भी आप ये कॉमन सेंस लगा के देखो, आप लोग रेवरिंग कर रहे हो, सपोज मैंने कहा ये आप लोगों की ग्राउंड है एंड योर स्टेशन वाज हियर एंड पहला जो रीडिंग आपने लिया वो लिया ये, दूसरा रीडिंग आपने लिया ये, तीसरा रीडिंग आपने लिया ये और चौथा रीडिंग एकदम से समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा चौथा स्टेशन आपने लिया ये, अरे सर यहां तक की रीडिंग आप लोगों की आ रही थी ये और इसकी रीडिंग यहाँ, इसको चौथे को ना यहां कर लो आप, जरा इसको चौथे को आप यहां पे करना। मेरी जो बात मैं कहना चाहता हूं उसको समझने का प्रयास करना, ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा। यहां मैंने कहा यहां आपका चौथा स्टेशन आया, आपने रीडिंग ली थी, सर ये 3 स्टेशन के बीच में जो गैप आ रहा है ना वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं है। लेकिन whenever you are observing the 4th स्टेशन तो यहां पर रीडिंग बहुत थोड़ी आ रही है। तो अभी तुम मेरी बात को ना समझ कर चलना, ये अगर तुम चौथी रीडिंग इसी स्टेशन से लेते हो तो तुम्हें एक इंजीनियर नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक इंजीनियर जानता है कि अगर तुम यहां से इस चौथे स्टेशन की रीडिंग ले रहे हो ना तो बहुत थोड़ी रीडिंग आ रही है, उसमें आपका एरर भी है। तो उस थोड़ी सी रीडिंग में से अगर एरर निकालने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, बहुत कम बचेगा, वहां पर तुम्हारी गलती ज्यादा होने के चांस हो रहे हैं। सो एक गुड इंजीनियर क्या करेगा? अपना स्टेशन यहां से उठा के यहां पर सेटअप करेगा और व्हेन द स्टेशन इज बीइंग सेटअप हियर तो यहां से फिर वो रीडिंग लेना स्टार्ट करेगा। समझ में आया?
तो क्या था कि इसके लेवल और इसके लेवल में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. Whenever there is the drastic change in the level, then you can say that कि आपने स्टेशन के सेटअप को पक्का चेंज किया है. तो एक बार थम्स अप करो, क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा. चलो, अब मेरी बात को क्लियर करना प्यारे दोस्तों यहां पर कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ड्रास्टिक चेंज से खेल बन रहा है. अब यहां पर ड्रास्टिक चेंज देखते हैं कौन कौन सा आ रहा है. भाई मैं वहां पर ना टिक करूंगा, मैं उसके ऊपर टिक करूंगा, आप समझना. आपको पता लग रहा है 0.6, 1 point this, 1 point this, 2 point this, 2 point this, फिर एकदम 3 पर आ रहा है, फिर एकदम 3.35 पर आ रहा है, बहुत ज्यादा गैप पे चले गया. तो मैंने कहा इट कैन बी द ड्रास्टिक चेंज, इट कैन बी द ड्रास्टिक चेंज, इट इज द चेंजिंग स्टेशन, यू कैन से दैट एज वेल. नाउ आई एम सेइंग दैट फर्दर उसके बाद जो रीडिंग चल रही है 1.15, 1.8, 2 के बाद फिर एकदम 3 पर आ रहा है, 3.6 पर आ रहा है. आप देखोगे इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया. ये आपका चेंजिंग स्टेशन की तरफ शो कर रहा है डाटा. फर्दर इसके बाद चलते हैं. इसके बाद में देख रहा हूं यहां से प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का टोटल ये और ये, इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा, इनमें बहुत ज्यादा गैप नहीं आ रहा. अब मेरी बात को समझना, जो भी मैं कहना चाहता हूं. फिगर पे दोबारा आता हूं. मैंने कहा यहां पर आप लोगों का एक तो था ये स्टेशन, एक था ये स्टेशन. सर लेट इट बी द स्टेशन ए, लेट इट बी द स्टेशन बी. आई एम सेइंग दैट कि देयर इज ड्रास्टिक चेंज, देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन द रीडिंग ऑफ व्हाट? ड्रास्टिक चेंज इन द रीडिंग ऑफ बी. यू कैन से दैट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट आई मीन टू से हियर? देयर इज drastic change in the reading of B only. There is only the drastic change in the reading of B only. Now you can say that what? Now you can say that what? Sir, आपने कहा यहां से कि दो स्टेशन थे आपके पास. मैं जो समझाना चाहता हूं वो चीज समझना बस. दो स्टेशन थे, एक था स्टेशन ए, एक था स्टेशन बी. आपने कहा स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ जब आप आए हो तो ड्रास्टिक चेंज आया है. इसका मतलब क्या है? आपने स्टेशन ए के बाद अपना सेटअप करा है, आपने स्टेशन ए के बाद अपना सेटअप यहां से करा है. तो अभी ये जो है ना, ये लास्ट वाली जो रीडिंग आपके पास आ रही है जिसमें ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है, यू कैन से दैट दिस कैन बी द लास्ट रीडिंग. यू कैन से दैट ना कि दिस कैन बी द लास्ट रीडिंग. क्यों? क्योंकि 3.35 के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. 3.35 के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. यहां 3.6 के बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आ रहा है. यू कैन से दैट कि ये 3.35 और 3.63 जो है वो बैक साइड है. ये सब थोड़ा सा देर में बात करते हैं. पहले ये टॉपिक जो करवा रहा हूं प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ, आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि ये समझ आ गया ना तो दुनिया का कोई क्वेश्चन सर्वे का नहीं छूटेगा, गारंटी मेरी है. तो जहां ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तुमने कहा वो तुम्हारी बैक साइड, सॉरी फोर साइड बन रही है. लास्ट रीडिंग जा रहा था, उसके बाद तुम चेंज कर रहे हो स्टेशन जब भी छोटा सा लेवल आ रहा है. क्लियर है? नाउ आई एम सेइंग दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर एक सेंटेंस लिखना चाहूंगा, मैं यहीं से लिख देता हूं. क्वेश्चन के लिए यहां से लिख रहा हूं मैं. फर्दर बैक साइड आप लोगों की कौन कौन सी बन रही है? यहां पर बैक साइड आप लोगों की एक तो बन रही है 0.650, दूसरी बन रही है 3.350, तीसरी बन रही है 3.635. ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ये बैक साइड नहीं है, ये फोर साइड है. एक मिनट, इसको फोर साइड कर लो और इसको हटा लो. ठीक है ना? ये आप लोगों की लास्ट रीडिंग आ रही है. फोर साइड आप लोगों की क्या बन रही है? एक तो बन रही है ये, एक बन रही है ये, और एक लास्ट वाली कौन सी थी? 2.550. ये तीन फोर साइड बन रही है. शिवानी, अरे यार, बैक साइड आप लोगों की क्या बन रही है? सबसे पहली रीडिंग थी बैक साइड आप लोगों की, सबसे पहली रीडिंग थी बैक साइड. आई एम सेइंग दैट आई एम डिनोटिंग द बैक साइड बाय येलो मार्कर. दिस इज माय बैक साइड. अब आपको पता है हर फोर साइड के बाद पहली रीडिंग बैक साइड होती है. हर फोर साइड के बाद पहली रीडिंग बैक साइड होती है ना. आपने कहा दिस इज ऑल्सो द बैक साइड. हर फोर साइड के बाद पहली रीडिंग बैक साइड मतलब दिस इज ऑल्सो द फोर साइड. सो मैंने आप लोगों को कहा है यहां पर कि तीन आप लोगों की फोर साइड बन रही थी. लाल वाली कौन सी है? लाल वाली जितनी रीडिंग है वो फोर साइड है, और जितनी फोर साइड उतनी बैक साइड होती है.
तो बैक साइड कौन सी 3 रीडिंग बैक साइड बन रही है वो भी लिख लेते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू मी माय बैक साइड इज इक्वल टू व्हाट, पहली बैक साइड मेरी यहां से क्या बन रही है प्यारे दोस्तों 1.150, पहली रीडिंग क्या थी 0.650, 0.650 1.150 और 0.905, ये 3 समझ आ रही है आप लोगों को। अब तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। 0.650 1.150 और 905 सॉरी, ये आप लोगों की 3 बैक साइड की रीडिंग यहां से बन चुकी है। और बाकी की जो साइड है, जितनी भी लेफ्ट साइड है, वो सारी की सारी इंटरमीडिएट साइड बनती है, ये सबको पता है। अब शिवानी जी का आंसर देते हैं यहाँ पर। शिवानी, सर्वे में अभी 3-4 टॉपिक हुए हैं, ज्यादा नहीं हुआ, और ये जो है अभी लेबलिंग आज कंप्लीट कराऊंगा, कंटूरिंग भी आज ही करा दूंगा जहां तक है, तो काफी ज्यादा नहीं हुआ, जितना भी हुआ है वो आप देख लेना। आगे के जो टॉपिक है वो थोड़े टफ हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि आगे के टॉपिक आप लाइव में आकर देखिएगा, तो आपको चीजें हो जाएंगी। यू आर न्यू टू अनअकैडमी, ओके, सो व्हाट यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी। बाय द वे क्वेश्चन पर चले, अभी क्वेश्चन पर चले हम लोग। चलो अब रीडिंग को देखते हैं। नाउ मैंने ये टेबल पहले से बना रखी है, दिस इज ऑल माई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेबल and I need to find reduced level of every point. Now have a concentration here. You can say that सबसे पहला पॉइंट आपका कौन सा था, पहली रीडिंग जो आप लोगों की थी वो थी 0.650, पहली रीडिंग। सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है ज्ञान सिंह, मेरे को समझ नहीं आया। सीपी पहली साइड जो बैक साइड जा रही थी, और उस पॉइंट का ए स्टेशन का रिड्यूस लेवल आपको गिवन था 110। आप क्या करने वाले हो, हाँ चेंजिंग पॉइंट, अच्छा चेंजिंग पॉइंट आपने क्या बोला यहाँ पर, चेंजिंग पॉइंट में आपने बोला सडनली कम या ज्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली ये तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर पहाड़ है ढलान है तो वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है। कैसे निकालूंगा, मैं कहूंगा 110.78 में अगर मैं अपनी बैक साइड प्लस कर देता हूं तो मेरे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा 111.43, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आगे की जो मेरी रीडिंग है वो मेरी इंटरमीडिएट साइड बन रही है, सारी की सारी लगा देता हूं। अगली जो मेरी साइड आ रही थी वो मेरी आ रही थी 1.535, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो अभी मेरा इसका रिड्यूस लेवल कैसे निकलेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से मैं क्या करने वाला हूं, 111.43 में से 1.535 को माइनस करूंगा तो मेरे पास टोटल 109.895 आ रहा है, ठीक है ना। ये आ चुका है इसका रिड्यूस लेवल। सिमिलरली अगली रीडिंग आ रही है 1.850। अभी 1.850 जो है ये क्या है, स्टाफ रीडिंग है, और मेरे पास जो प्यारे दोस्तों आ रहा था टोटल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो कितना आ रहा था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरे पास यहां पर आ रहा था 111.43, माइनस में 1.850 करूंगा तो मेरे पास अगला रिड्यूस लेवल आ जाएगा। सिमिलरली अगली रीडिंग माइनस करूंगा, एक और रिड्यूस लेवल आ जाएगा। सिमिलरली अगली रीडिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हर किसी को आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ही माइनस कर रहे हो, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि आप उसके रिस्पेक्ट में लेवल कर रहे हो। माइनस करा, यहां तक रिड्यूस लेवल आ गया। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस रीडिंग के बाद जो भी रीडिंग आ रही है वो फोरसाइट है। इस रीडिंग के बाद जो भी अगली रीडिंग थी वो फोरसाइट थी। मैंने क्या करा, अब 3.35 को फोरसाइट में लिख दिया, जो भी टेबल में था वो 3.35 को फोरसाइट में लिख दिया, और मैंने क्या करा, यहां से 111.43 में से 111.43 में से अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, अब मैंने अपना 3.35 माइनस करा है। जो भी रीडिंग है उसको माइनस करेगा ना अपन, तो मैंने क्या करा, अब मैंने 3.35 को माइनस करा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास आया 108.08। गॉट इट, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। और आगे आपने क्या लिखा, दिस इज द चेंजिंग पॉइंट 1, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद जो भी रीडिंग आ रही है, इसके बाद जो भी रीडिंग आ रही है वो मेरी पहली बैक साइड बनेगी, और बैक साइड अलग से नहीं लिखते। इसके बाद जो भी रीडिंग आई वो बैक साइड बनी, और आपने देखा इसके बाद जो भी रीडिंग आ रही है वो मेरी बैक साइड है।
क्या बन रहा है बैक साइड को? बैक साइड में अलग से तो नहीं ले रहा ना, बात को ना समझने का प्रयास करना। लास्ट स्टाफ जहां पे भी रखा है, लास्ट स्टाफ फोरसाइट करते हुए जो भी आप लोगों का ये लास्ट स्टाफ रखा था, इस लास्ट स्टाफ को आप यहीं पे रखे रखते हो और स्टेशन को उठा के आप लोग आगे ले आते हो, यानी स्टेशन आप लोग यहीं रखते हो। तो ये जो भी फोरसाइट आ रही थी वो थी, और बैक साइड भी आप उसी पोजीशन पे लेते हो जिस पोजीशन पे फोरसाइट ली गई थी। पोजीशन कभी चेंज नहीं करी जाती, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पोजीशन ऑफ द स्टाफ कभी चेंज नहीं होता जब बैक साइड और फोरसाइट की बात करता हूं। सर इस स्टेशन को मैंने बी नाम दिया है और बी में फोरसाइट लिख दी लास्ट में, बैक साइड भी तो बी वाले में ही लिखूंगा ना, फिर बैक साइड भी तो बी वाले में लिखूंगा ना फिर। तो मैंने क्या करा, अगली जो भी रीडिंग थी बैक साइड उसको मैंने बी वाले में लिख दिया, जो भी था स्टेशन उसी स्टेशन में लिख दिया। फिर आगे की रीडिंग चलाई, आगे की रीडिंग जो भी चल रही है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में उनको माइनस करते जा रहा हूं। अभी 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 सुनना भाई साहब, नई बैक साइड का मतलब समझते हो ना? नई बैक साइड का मतलब समझते हो ना तुम लोग? क्या नई बैक साइड का मतलब क्या होता है? नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नई बैक साइड का मतलब क्या होता है? नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालूंगा? कॉमन सेंस लगाएंगे। आई एम सेइंग दैट आपने क्या करा है, व्हाई देयर इज ड्रास्टिक चेंज इन द फोरसाइट। देखो कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, मैं नहीं कह रहा कि ड्रास्टिक चेंज होगा ही होगा। हम ड्रास्टिक चेंज से ये समझते हैं कि जब भी ड्रास्टिक चेंज होगा इसका मतलब तुमने वहां पर अपने स्टेशन को चेंज करा था, ठीक है? तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि व्हाई देयर इज ड्रास्टिक चेंज, ऐसा नहीं। ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं कि ड्रास्टिक चेंज जो होगा उसमें पता लग रहा है कि स्टेशन चेंज करा है तो वो फोरसाइट बन जाता है। ये रीजन है, मतलब आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? आपका क्वेश्चन जो है बेसिकली गलत है। तो जो भी आपका लास्ट रिड्यूस लेवल आ रहा था उस लास्ट रिड्यूस लेवल में बैक साइड प्लस कर दोगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फर्दर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये माइनस करो, फिर बैक साइड फोरसाइट चलेगी। आप लोगों का ये पूरा का पूरा लास्ट तक चलता रहेगा। हम सब करेंगे। इतना समझ आया कि नहीं आया? इतना समझ आया कि नहीं आया? सभी बच्चे थम्स अप करेंगे। ये पढ़ा हुआ तो अच्छे से समझ आ रहा है। अभी अगला मैं पढ़ाऊंगा वो भी समझ आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो अभी बात आती है यहां से, मैंने आपको बताया था हर अगली रीडिंग के बीच में 20 मीटर का डिफरेंस है। पहली रीडिंग 0 पे थी, अगली रीडिंग में 20 मीटर का डिफरेंस आया, उससे अगली में 40 का आया, उससे अगली में 60 का आया, ऐसे कर करके लास्ट तक का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 220 का। लास्ट का डिफरेंस 220 का आ रहा है। टोटल बैक साइड का सम कितना आ रहा है प्यारे दोस्तों? अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इनको ऐड करोगे तो सिग्मा बी आपके पास आ रहा है यहाँ पर 2.705, ठीक है? टोटल फोरसाइट का सम कितना आ रहा है अभी आप लोगों का? 9.535 की गिवन है। अच्छा, फर्स्ट लेवल कितना था? 110.78। लास्ट कितना आ रहा है? 103.75। तो मैं यहां पर लगा दूं ना, अभी करेक्शन लगा देता हूं। तो करेक्शन मेरे को करना है, क्या जो भी मैंने काम करा वो सही है कि नहीं। तो सिग्मा बी माइनस में सिग्मा एफ कितना आ रहा है आप लोगों का? सिग्मा बी बोले तो 2.705, 9.535। When I will be going to solve it, I will get it as 6.83 नेगेटिव में, ठीक है? अभी लास्ट रिड्यूस लेवल कितना था? लास्ट रिड्यूस लेवल में से फर्स्ट रिड्यूस लेवल भी माइनस कर देता हूं, ये भी तो चेक था। सर टाइप्स ऑफ लेवलिंग, मीनाक्षी ये मैंने करा दिया आपको, टाइप्स ऑफ लेवलिंग पीछे मैंने करा दिया। और मीनाक्षी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी वन लाइनर आई है सर्वे की, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इफ यू वांट दैट वन लाइनर यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर, आई विल एड यू इन द ग्रुप ऑल्सो, ठीक है? तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। बाकी थ्योरी की जहां तक बात है मैं वो करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, आज ही करवा देता हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट रिड्यूस लेवल कितना आ रहा था आप लोगों का? फर्स्ट रिड्यूस लेवल, सॉरी लास्ट रिड्यूस लेवल था 103.95 माइनस में 110.78। तो अभी सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व होने के बाद आता है माइनस 6.83। सर आप देख रहे हैं ये दोनों दोनों इक्वल है, इट मींस जो भी कैलकुलेशन था वो सही था। गॉट इट? चल प्लीज थम्स अप टू मी, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? क्लियर है? बेसिक सी चीज थी, कुछ नया तो नहीं था।
चलो, अब मेरे पास नया मेथड आता है, दैट इज नोन टू बी एज राइज एंड फॉल मेथड। अभी नया मेथड आता है अपने पास, दैट इज नोन टू बी एज राइज एंड फॉल मेथड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइज एंड फॉल मेथड? गॉट इट? समझ कर चलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट राइज का मतलब क्या होता है। राइज का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट को समझना। तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया तो टॉपिक आ जाएगा। सपोज मैंने कहा आपके पास इस तरह का कोई ग्राउंड है and this ground is continuous from this point. Let it be the point 1, let it be point 2 and let it be point 3. Got it? ये 3 को थोड़ा नीचे कर लो, ज्यादा हो गया। Let it be point 3 ऐसा, ठीक है। आपने कहा कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो यहां पर सेटअप है and you are taking the back side. You are taking the back side from this. पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड होती है, कोई डाउट ही नहीं है। आपने बैक साइड लिया और बैक साइड पर ना कोई रीडिंग आ रहा था, लेट इट बी द एक्स रीडिंग। बैक साइड पर एक्स रीडिंग आ रहा था। आपने क्या करा वहां पर कि आप लोगों ने फर्दर अपने इंस्ट्रूमेंट को तो वही रखा, लेकिन स्टाफ को उठाया और आप लोग अपने स्टाफ को अभी यहां पर ले आए। आप लोग अपने स्टाफ को अभी यहां पर ले आए। कंसेप्ट को समझना, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो फॉर्मूला खुद बन जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहां पर मैंने अभी उसी इंस्ट्रूमेंट से सेकंड पोजीशन को देखा एंड द रीडिंग ऑन द सेकंड पोजीशन इज y. रीडिंग ऑन द सेकंड पोजीशन इज y. एवरीबॉडी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कि y इज ऑलवेज ग्रेटर देन x. y हमेशा x से बड़ा होगा। आपको दिख रहा है, मैं नहीं कह रहा। y is greater than x, you can see it from the figure. Now you can say that अभी y जो है वो x से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि there is the falling. Oh, there is the falling. How you can say that? सर जो स्टाफ था ना, वो स्टाफ गड्ढे में गिरा। जैसे ही गड्ढे में गिरा तो उसकी रीडिंग बढ़ गई। यानी जब भी रीडिंग में बढ़ाव आएगा, whenever there is increment in the reading of the staff, then there is always the falling. वहां पर हमेशा गिरावट आएगी। ठीक है। अभी आपने कहा यहां पर यार हाइपोटेन्यूजल एलिमेंट्स तो चेन सर्वेइंग का था, आपने पढ़ा नहीं क्या? मैंने पढ़ाया नहीं है क्या? अभी पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट का टॉपिक है, पढ़ा देता हूँ, बेसिक है। अभी बात आती है यहां से, अभी आपने थर्ड स्टेशन पे रखा और थर्ड स्टेशन पे रखने के बाद यू आर ऑब्जर्विंग योर रीडिंग फ्रॉम दिस एंड यू आर गेटिंग इट एज m, यू आर गेटिंग इट एज z लगा दो। Now you can say that if it is the level which is higher than this, मतलब ये जो है ना, ये अभी मैंने यहां से ऐसा लिखना है कि x is greater than z, x is greater than z आपको दिख रहा है रीडिंग से। Now you can say that कि there is the rise. Now ladies and gentlemen, what I mean to teach here, I mean to teach you that कि जब भी आप लोगों का रीडिंग बढ़ेगा तो हमेशा फॉल होगा और जब भी रीडिंग घटेगा तो हमेशा राइज होगा। पहला कंसेप्ट तो ये आया, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट आता है यहां पर, इफ आई एम सेइंग यू दैट, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अभी कितना राइज और कितना फॉल हुआ है वो मुझे बताओ, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा कितना राइज हुआ है, कितना फॉल हुआ है वो मुझे बताओ। तो आप कैसे पता लगाएंगे यहां से? मैंने कहा इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फॉलिंग अमाउंट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फॉलिंग इंटरवल, और फॉलिंग अमाउंट मतलब अंग्रेजी कमजोर है, कितना फॉल हुआ है उतनी बात कर रहा हूं। तो अभी बात आती है यहां से कि पहले x था, अभी y आ रहा है। अगर आप लोग यहां पर प्यारे दोस्तों अपने x में से y को घटा देते हो, अगर आप लोग यहां पर अपने x में से y को घटा देते हो तो आपको यहां से पता लगेगा कोई ना कोई अमाउंट आ रहा है, एंड दैट विल बी इन द नेगेटिव टर्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो भी वैल्यू आ रही है ना वो नेगेटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि y बड़ा है। जब बड़े को आप घटा रहे हो तो नेगेटिव में आएगी। दिस नेगेटिव टेल्स मी दैट कि इट इज फॉलिंग इन नेचर, और जो भी क्वांटिटी आएगी उतना वो फॉल हो रहा है। Similarly, I can say that if you want to find the rising amount, how can you find it? Now, ladies and gentlemen, have concentration here. 2 ऑप्शन बनता है।
दो ऑप्शन बनता है आपके पास, या तो आप फॉल निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू वन स्टेशन, या तो आप 1 के रिस्पेक्ट में फॉल निकालोगे, या आप 2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे राइज, या तो 1 के रिस्पेक्ट में राइज निकालोगे या 2 के रिस्पेक्ट में राइज निकालोगे। मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है, जिस मर्जी के रिस्पेक्ट में निकाल लेना, ठीक है। आई एम सेइंग दैट कि अगर आप लोग 2 के रिस्पेक्ट में निकालते हो, अगर आप लोग 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हो यहां से, तो आपको पता लग रहा है अगर आप x में से z को माइनस करते हो, अगर आप x में से z को माइनस करते हो तो दैट रीडिंग विल बी पॉजिटिव इन नेचर। व्हाई? क्योंकि x z से बड़ा है, ठीक है, और जितना भी रीडिंग आ रहा है वो राइज होगा। दिस पॉजिटिव टर्म विल टेल यू अबाउट द राइजिंग क्राइटेरिया। ये पॉजिटिव आपको बता रहा है कि आपका अमाउंट राइज हो रहा है। अब सुन लो, अब रीडिंग कैसे निकालते हैं। नाउ यू कैन से दैट if it is rise or fall, then you can write it as कि this is the current reading or current reading, this is the current reading माइनस में नेक्स्ट रीडिंग। भाई जो भी आपकी करंट रीड आ रही है उसको अगर मैं नेक्स्ट रीडिंग को उस करंट रीडिंग में से माइनस करता हूं तो आप लोगों का राइज या फॉल पता लगेगा। प्लस डिनोट्स राइज एंड माइनस डिनोट्स फॉल। समझ आया? दिस इज द फॉर्मूला। नाउ हैव अ कंसंट्रेशन हियर। अभी बात आती है कि इफ यू नो द रिड्यूस लेवल ऑफ दिस पॉइंट, आई एम सेइंग दैट अगर आपको इसका रिड्यूस लेवल पता है, लेट इट बी द रिड्यूस लेवल ऑफ ए, let it be the reduced level of A, this is station B and this is station C, and I am saying that you need to find reduced level of B. How will you find? If you need to find reduced level of B, how will you find it? भाई reduced level of A था, आपने X रीडिंग लिया, आप कुछ नहीं कर रहे, आपने X रीडिंग लिया, आपने कुछ नहीं करा, बस उसको लेके छोड़ दिया। अभी तुम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाल रहे, कंफ्यूज मत होना। अगर तुम X रीडिंग को ऐड करते हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है, तुम कुछ नहीं कर रहे। तुमने रिड्यूस लेवल पे स्टाफ खड़ा करा और वहां एक्स रीडिंग ले ली। फर्दर जो इंस्ट्रूमेंट मतलब जहां की रीडिंग आपको चाहिए, जहां का रिड्यूस लेवल आपको चाहिए, आपने स्टाफ को उठा के वहां पे रखा, वहां वाई रीडिंग आई और तुम्हें पता लगा था कि दैट इज टोटली द फॉलिंग नेचर। नाउ यू कैन से दैट अगर इसके रिड्यूस लेवल में से जो भी इनके बीच का फॉल आ रहा है, मैंने कहा वो फॉल कितना आ रहा है, अगर आप डायग्राम से देखना चाहो यहां पर ये जो अमाउंट है ना, ये जो अमाउंट आ रहा है, ये मेरे ये मार्कर को देखो जो मैंने भूरे कलर से कर दिया, ये रुआ, ये है फॉल। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं भाई ये फॉल की वैल्यू क्या थी, y माइनस एक्स, ये फॉल की वैल्यू क्या थी, y माइनस एक्स या x माइनस वाई, एक ही बात है। तो आपने कहा रिड्यूस लेवल ऑफ A में से अगर मैं ये फॉल माइनस कर दूं तो मेरे पास रिड्यूस लेवल ऑफ B आ जाएगा। Now, ladies and gentlemen, have concentration here. That is not formula. That is the concept जो कि आपको याद नहीं करना कभी भी। Reduce level of B क्या था? Reduce level of B का मतलब था reduce level of A में से अगर आप फॉलिंग को माइनस कर रहे हो, अगर आपका जो फॉल आ रहा है वो माइनस कर रहे हो तो आपका reduce level of B आ रहा है। अच्छा, फॉलिंग कैसे निकाल रहे थे? फॉलिंग तो मुझे पता है, बस दो रीडिंग को प्लस माइनस करना है। दो कौन सी रीडिंग थी? कॉन्जिक्यूटिव थी। नरपत माली कह रहे हैं प्लीज रिपीट। नरपत माली क्या रिपीट करूं मुझे ये बताओ, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है। और बच्चे प्लीज मेरे को बताएंगे समझ आया कि नहीं आया, यस करके लिखेंगे। और बच्चे प्लीज मेरे को समझाएंगे ताकि मैं शुरू से भी करवाना पड़े तो अच्छे से समझा दूं, फिर क्वेश्चन करेंगे ना तो अच्छे से और क्लियर हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अभी और क्लियर करते हैं थोड़ा सा। नरपत माली आपको पता था कि आपको ना बी का रिड्यूस लेवल निकालना है, आपको ए का रिड्यूस लेवल पता है बिकॉज दिस इज द बेंचमार्क। इस ए में से जितना भी ये फॉल हो रहा है, अगर ए में से फॉलिंग को माइनस कर देता हूं तो बी के रिड्यूस लेवल पे पहुंच जाओगे ना। मेरे कर्सर को देखो बस, ए के रिड्यूस लेवल में से अगर मैं ये फॉल माइनस कर देता हूं तो बी के रिड्यूस लेवल में पहुंच जाओगे, ठीक है। चेनिंग ऑफ द स्लोपिंग ग्राउंड ये कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया मैंने, कोर्स में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया, अगर पढ़ना है तो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नरपत माली समझ आया कि नहीं आया जल्दी बताएंगे। सर मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैंने अभी लाइव आया हूं भाई, अभी लाइव आया हूं तो ये तो फिर आपकी गलती जा सकती है, ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद मैं एक लेक्चर हमेशा रखता हूँ, दैट इज नोन टू बी एज मिसलेनियस। मिसलेनियस है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो,
ठीक है, मिसलेनियस में सब करा दूंगा। सुभाष आप ड्यूटी से आए हैं, कोई बात नहीं, ये दिस लेक्चर कैन बी अवेलेबल इन द फ्यूचर ऑल्सो, आप आराम से रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, लेकिन डाउट सेशन में आना जरूर, क्योंकि डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। तो अभी तुम ये चीज कह सकते हो, अगर अगले इंस्ट्रूमेंट को तुम्हें देखना है तो तुम्हें राइज निकालना है। अगले इंस्ट्रूमेंट को तुम्हें देखना है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें राइज निकालना है। सर अभी मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें कहा कि रिड्यूस लेवल ऑफ बी आ गया, नाउ यू नीड टू फाइंड रिड्यूस लेवल ऑफ सी। हाउ विल आई फाइंड इट? रिड्यूस लेवल ऑफ सी कैसे निकालूंगा? मुझे पता है बी की लाइन ये है, सी की लाइन ये है, और ये जो राइज हो रहा है, इस राइज का अमाउंट कितना रख सकता हूं मैं? इस राइज का अमाउंट में यहां पर रख सकता हूं y में से अगर z माइनस कर देता हूं, y में से z माइनस करूंगा तो पॉजिटिव नेचर आएगा, यानी राइज हो रहा है। अभी तुम यहां से लिख सकते हो कि रिड्यूस लेवल ऑफ c जो होगा, रिड्यूस लेवल ऑफ c जो होगा दैट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ b प्लस राइज। और वो राइज कैसे निकाल रहे हो? y में से z घटा दो। समझ में आया? फॉर्मूला है। अब तुम फॉर्मूला रख लो चाहे कंसेप्ट रख लो, एक ही बात है, कुछ अलग से नहीं है। साथ के साथ करेक्शन भी करा देता हूँ। करेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, बेसिक से फॉर्मूले। पहली चीज आती है कि सिग्मा ऑफ बैक साइड जो है वो सिग्मा ऑफ फोर साइड के बराबर होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस में फर्स्ट रिड्यूस लेवल, दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू, अच्छा एक और होता है, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ राइज माइनस सिग्मा ऑफ फॉल, दैट शुड बी इक्वल टू सिग्मा ऑफ राइज माइनस सिग्मा ऑफ फॉल, ठीक है। इस तरीके से चलता है। Okay, let's come to the question. Let's come to the question here. You will get something different. Same question. Same question है, कुछ अलग नहीं है। समझाने की तो जरूरत नहीं है ना क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो समझा रखा है। डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आता हूँ राइज एंड फॉल मेथड से। अभी बात आती है प्यारे दोस्तों, ये टेबल जो है ये आपको राइज एंड फॉल की दिखा रखी है। पहला रिड्यूस लेवल आपको V1 होता है, बैक साइड आपको V1 था, फोर साइड आपको पता था कैसे आया, फर्दर बैक साइड पता था, फर्दर फोर साइड पता था, फर्दर बैक साइड पता था, यहां तक कोई डाउट ही नहीं है। तो तुम्हें ये चीज तो क्लियर है। अच्छा इसका टोटल भी लिख लो, साथ के साथ लिख देता हूँ क्या जा रहा है, इसका टोटल लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। 2.705 ये आ रहा था, और इसके बाद मेरे पास जो आ रहा था फोर साइड का वो आ रहा था मेरे पास 9.535, ठीक है। फर्दर अभी मेरी बात को और समझना प्यारे दोस्त, आपका राइज नहीं आ रहा कुछ भी, सारे फॉल आ रहे हैं। अच्छा ये कैसे कर रहे हो, वो निकालो। मैंने कहा आपको पता है कि आपका राइज एंड फॉल कैसे निकालते हैं, दो रीडिंग को प्लस माइनस करके। सर आपको एक चीज तो पता है, जो आपकी पहली रीडिंग थी वो 0.650 थी, उसके बाद वाली रीडिंग कितनी आ रही है 1.535। तो मैंने कहा 0.650 में से 1.535 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 0.885 आएगा, लेकिन नेगेटिव में आएगा, यानी फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। तुमने लिख दिया, तुमने लिख दिया फॉल हो रहा है। पहले मैं क्या कर रहा हूं, फॉल होते के साथ ही अपने रिड्यूस लेवल में से जब मैं ये माइनस करूंगा तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, यानी रिड्यूस लेवल ऑफ अनदर स्टेशन कितना आ रहा है 109.895 आ रहा है। फर्दर आपको पता है कि 1.535 में से 1.850 माइनस करूंगा तो मेरे पास इतना आ रहा है और वो नेगेटिव में जा रहा है, यानी यहां पे भी मेरा फॉल हो रहा है। इस रीडिंग में से अगर मैं ये फॉल माइनस करता हूं तो मेरे पास दोबारा रिड्यूस लेवल नया आ रहा है। सिमिलरली आप सारे के सारे फॉल निकाल सकते हो, यहां तक आपने कर दिया, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ रहा है। अब अगली जो मेरी रीडिंग है, अगली जो मेरी रीडिंग है आप देखेंगे 2.995 के बाद फर्दर आपके पास क्या चल रहा था, अगली रीडिंग होती है फोर साइड। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, कंफ्यूज मत होना इसलिए मैं एरो लगा रहा हूं, इसमें से इसको माइनस करोगे ना फॉल होगा। और कितना आंसर आ रहा है यहां पर, वो आ रहा है इतना, वो आ रहा है इतना, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास यहां पर रिड्यूस लेवल आ रहा है और ये चेंजिंग पॉइंट 1 था। क्लियर है इतना? आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, अब तुमने अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा के दूसरी जगह रखा और पहली बैक साइड जो तुमने ली वो ये थी, उस बैक साइड के बाद फर्दर जो रीडिंग आ रही है ये आ रही है। तो तुम्हें एक चीज तो पता लग रही है, इस रीडिंग में से ये माइनस करोगे तो फॉल आ रहा है, कितना आ रहा है 0.7 का।
इस रीडिंग में से जब ये माइनस करूंगा तो 0.7 का फॉल आ रहा है, और इसमें से जब 0.7 माइनस करूंगा तो मेरे पास फर्दर यहां पर आगे समझ आ रहे हैं, फर्दर बाकी का कॉमन सेंस चल ही रहा है, वो तुम निकाल सकते हो आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम्हें पता है प्यारे दोस्तों, यहां पर टोटल राइज कितना आ रहा है, टोटल राइज तुम्हारा आ रहा है 0, टोटल फॉल कितना आ रहा है 6.83, चेक लगा दो साथ के साथ। चलो टोटल बैक साइड माइनस में टोटल फोर साइड कितना आ रहा था, नेट आ रहा था -6.83, टोटल राइज माइनस में टोटल फॉल कितना आ रहा है -6.83, लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल कितना आ रहा है -6.83. Now you can say that everything is correct. Now you know that everything is correct, so all okay. अब तुम जल्दी से थम्स अप करके बताओ सर लास्ट करंट रीडिंग समझा नहीं मैं आपने क्या कहा, यहाँ लास्ट रीडिंग पे बताऊं क्या भाई, ये इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये फॉल आ रहा है, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आ रहा है। ठीक है ना, चलिए ये था कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ कर चल रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ ले थोड़ा सा, वो भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो अभी मेरी बात आती है क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है यू नीड टू आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान। अगर राइज आता तो प्लस कर देते, अभी तो जैसे फॉल आ रहा है, अगर राइज आता तो फॉल की जगह प्लस कर देते, बस और कुछ नहीं करना था। लेवल बढ़ा रहे हो ना, प्लस कर दो। अभी तुम्हें ग्रेडियंट निकालना है। नाउ एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द ग्रेडियंट। डू यू नो व्हाट इज ग्रेडियंट? Obviously everybody knows what is gradient. Suppose I am saying that this is point A and this is the last point. This is point A and this is the last point. You know that कि वो last point जो है वो fall हो रहा है, वो last point fall हो रहा है, यानी यहाँ चल रहा है। This is my point A and this is my point last. So there is the vertical difference. There is vertical difference of 6.83 in it. And the horizontal distance is 220 meter. अरे करवाया था ना ये, देखो करवाया था ना ये। तो यू कैन से दैट अभी स्लोप कैसे निकालता हूं मैं, ग्रेडियंट या फिर स्लोप कैसे निकालता हूं मैं। आई नो दैट total vertical distance upon horizontal distance, when I will be going to solve it, I will get it as 1 in 32.2. 1 in 32.2. That is the answer. Got it? बस ये छोटा सा कंसेप्ट था। अभी सर्वेइंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर लोगे, ये कंसेप्ट समझ आया तो तुम कर लोगे न्यूमेरिकल। अब मैं अपनी तरफ से कुछ हेडअप करना चाहता हूं भैया। देयर कैन बी द डिफरेंस, जो मेरे अकॉर्डिंग अब पूछा जा सकता है एग्जाम में, पैटर्न चेंज हो चुका है ना। एक आता है HI इंस्ट्रूमेंट मेथड, एक आता है राइज एंड फॉल मेथड। अब दोनों के बीच में कुछ कंपेयर होते हैं, तो लिखवा देते हो सही रहेंगे। पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा दैट इज द क्विक मेथड। व्हाई इट इज द क्विक मेथड? Why it is the quick method? Because ladies and gentlemen, यहाँ पर आप देखोगे राइज फॉल दो स्टेप अलग से आ रहे हैं, दो स्टेप अलग से आ रहे हैं। अलग से आने का मतलब क्या होता है? अलग से आने का मतलब होता है कैलकुलेशन बढ़ गई, जल्दी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। इट इज द क्विक मेथड। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा इट इज द लेबोरियस मेथड। लेकिन एक बात याद रखना, आप लोगों का बढ़िया कौन सा होगा? जो धीरे चलता है वही बढ़िया चलता है, जल्दी का काम गलत ही देता है। तो दूसरा मैं कहूंगा ये मोस्ट एक्यूरेट नहीं है, ये लेस एक्यूरेट है, और ये ज्यादा मोर एक्यूरेट है। ये चीज समझना। दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्या बन सकता है? इट इज मोर एक्यूरेट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कोई इंटरमीडिएट चेक नहीं होता। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इंटरमीडिएट चेक नहीं होते। सो आई एम सेइंग दैट नो इंटरमीडिएट चेक, नो इंटरमीडिएट स्टेशन या फिर इंटरमीडिएट रिड्यूस लेवल कैन बी चेक, है ना। यहाँ कोई चेक है ही नहीं इन पे। लेकिन राइज एंड फॉल में राइज और फॉल लगा रहे हो, यानी राइज एंड फॉल इंटरमीडिएट्स की हेल्प से निकल रहे हैं, तो राइज एंड फॉल का चेक लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सो तीसरा पॉइंट क्या है? इंटरमीडिएट रिड्यूस लेवल कैन बी चेक,
इंटरमीडिएट रिड्यूस लेवल कैन बी चेक। गॉट इट। आगे के लिए डाटा आता है चौथा कि यहां पर ना, अब जाहिर सी बात है, मेरी बात को समझना, तुम्हारे पास कोई इंटरमीडिएट चेक नहीं है, तुम्हें इंटरमीडिएट स्टेशन से कुछ नहीं लेना, तुम्हें बस लेवलिंग करनी है। तो तुम बहुत सारे अगर ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेशन है तो कौन से वाला मेथड यूज करोगे? अगर बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेशन है तो जाहिर सी बात है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां से वो नहीं लगाना, इंटरमीडिएट की खैर नहीं रखनी। मैं कहूंगा दिस इज यूज्ड वेयर इंटरमीडिएट स्टेशंस आर लार्ज। ये कहां पर यूज करा जाता है? जहां पे इंटरमीडिएट स्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इंटरमीडिएट स्टेशंस आर लार्ज। गॉट इट। आगे की मेरी बात आती है यहां से चौथा पॉइंट कि यहां लेस नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशन इज रिक्वायर्ड। लेस नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेशंस आर रिक्वायर्ड। गॉट इट। एक पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट जाता है। पांचवा पॉइंट क्या बनता है कि लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग के केस में इसको यूज करा जाता है। यूज्ड इन केस ऑफ longitudinal leveling. Now what is the longitudinal leveling? लेंथ के अलोंग, जो एक ही लेंथ के अलोंग लेवलिंग चलती है, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कौन होता है सर? मैं समझा नहीं, किस सेंस में पूछ रहे हो? क्या किसको कंपेयर कर रहे हो आप? वो चीज बताओ। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग, ठीक है। अभी बात आती है ये कहां पर यूज होता है? यूज इन फ्लाई लेवलिंग। ये आप लोगों का फ्लाई लेवलिंग के केस में यूज होता है। नाउ व्हाट इज द फ्लाई लेवलिंग? दैट इज आल्सो नोन टू बी एज द प्रोफाइल लेवलिंग, जहां आपको साथ के साथ उसका ड्राइंग भी बनाना पड़ता है, ठीक है। राइज सर, क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखकर पूछते। आपने पूछा अभिषेक कुमार के इनमें से इकोनॉमिकल कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय द इकोनॉमिकल कंडीशन? जहां पैसा कम लगे। सर कॉमन सेंस की बात है, इंस्ट्रूमेंट तो दोनों में सेम लग रहे हैं, लेबर तो दोनों में सेम लग रही है, तो फिर इकोनॉमिक की तो कोई बात ही नहीं रहती। इकोनॉमिक की तो कोई बात ही नहीं रहती। देखो, मेरे आंसर करने से पहले बच्चे ने टाइप तक कर दिया आपको, तो मतलब अभिषेक कुमार इसमें माइंड नहीं करना, बट आगे के लिए सोचना कि क्वेश्चन आप पूछो तो उससे पहले खुद सोचना है, क्योंकि अगर खुद सोचेंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, ठीक है। चलो, ये चीज क्लियर है। अब मेरी बात आती है यहां से, अगला मेरा टॉपिक आता है, दैट इज नोन टू बी एज रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग से पहले मैं आप लोगों को कर्वेचर पढ़ाना चाहूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Our next topic is defined as effect of curvature. Now, ladies and gentlemen, अभी मेरी बात को समझना कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर बहुत बेसिक है और तुम्हें पता भी होगा। मैं छोटी सी बात नहीं करवा दूंगा काम इसका। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। नाउ एवरीबडी नोज दैट कि अर्थ जो होती है वो हमारी गोल होती है। अर्थ जो होती है वो हमारी गोल होती है, और गोल अर्थ के कारण प्यारे दोस्तों क्या होता है? सपोज इफ योर लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज एट दिस प्लेस एंड यू आर ऑब्जर्विंग द पॉइंट लाइक दिस, and the leveling staff is at this place, and the leveling staff is at this place, then you can say that, ladies and gentlemen, यहाँ पर कि यार इस पोर्शन में आप लोगों की अगर लेवलिंग की बात करता हूं मैं, अगर लेवलिंग की बात करता हूं तो आपको पता है आपका लेवलिंग का मतलब होता है जितना डिस्टेंस यहाँ पर था, ये लाइन उतनी ही यहां से मुड़ेगी और ओरिजिनल यही डिस्टेंस आपका यहां पर भी आना चाहिए। यही मतलब है लेवलिंग का। तो मैंने कहा कि एक्चुअल रीडिंग जो होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन ओरिजिनल क्या आ रही है? वो ये आ रही है। सो आप यहां से कह सकते हैं कि ये किस कारण से हो रहा है? ये आप लोगों का जब हो रहा है जब आप लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हो। शब्द पर गौर देना, एक क्वेश्चन बनेगा अभी। जब तुम लोग अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हो, ये जब हो रहा है, यानी आप लोग एक चीज तो कह सकते हो कि दिस इज एक्चुअली द एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ। हाँ देखो, मेरे पूछने से पहले एक बच्चे ने आंसर कर दिया, बढ़िया लगा मुझे, सुभाष भालवी, कि जियोडेटिक सर्वे जब भी करा जाएगा आप लोग इसको कंसीडर करो। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे। मेरे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले बता चुका। तो तुम्हें एक चीज समझ आया कि दिस इज द एरर ड्यू टू कर्वेचर एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। सो यू कैन से दैट ना कि करेक्शन जो होगी कर्वेचर के कारण, यू कैन से दैट करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर जो भी आप लोगों का आएगा वो करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा,
बराबर बात बोल रहा हूँ ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा कितना होता है वो चीज भी आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू द डेरिवेशन दैट कैन बी यूजफुल टू यू। गॉट इट? ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Now come to the slide. Now you know that कि this is your surface of the earth और ये आपका करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर जा रहा है और ये r है। आपको पता है दिस इज ऑल्सो r। नाउ यू कैन से दैट कि पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूँ यहाँ से, लेट इट बी द पॉइंट O, तो AO का होल स्क्वायर प्लस में A, ये कौन सा पॉइंट है? C पॉइंट, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। नाउ आई एम राइटिंग इट एज डायरेक्टली R स्क्वायर प्लस R प्लस CC का होल स्क्वायर प्लस में ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है लेट इट बी द D पॉइंट, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू में R प्लस CC का होल स्क्वायर। Now when I will be going to solve it, I will get it as R square plus D square is equal to R square plus CC square plus 2RCC। Now ladies and gentlemen, बात तो समझना, ये जो CC है as compared to the radius of earth, जब मैं रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेयर में इसको लूंगा तो बहुत छोटा है यार, और बहुत छोटी चीज का स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। जैसे 0.1 है, इसका अगर स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास 0.01 आ जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये बहुत छोटे को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। दिस इज कटिंग डाउन। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। आप यहां से लिख सकते हैं कि सीसी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r, सीसी इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2r एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन द नेचर एज आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फॉर्मूला निकल कर आ गया, दैट इज r, r इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ, r इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना? फिगर से ही दिख रहा है मुझे वहां पर। ओके, कम टू द पॉइंट। नाउ मैं यहां से लिख सकता हूं कि सीसी का मेरे पास फॉर्मूला जो आ रहा है वो आ रहा है डी स्क्वायर अपॉन 2r। प्लीज लर्न दिस, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की बात करता हूं मैं यहां से। तो अभी मेरी बात आती है कि रेडियस ऑफ अर्थ की मैं बात करूं तो तुम्हें पता है कितना होता है? डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? लगभग लगभग कितना जाता है, आप लोगों को पता है क्या? जल्दी से मुझे बताएंगे। 6400 किलोमीटर, ठीक है ना? तो लगभग लगभग व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर और 64,000,000 मीटर। Got it now? Now, ladies and gentlemen, when you will be going to put this value over here, then you will get it as what? Minus of d square upon 2 into my 6400 near about. Approximately your value for the curvature correction is 0.0785 d square. Now you need to learn it. मैंने भी याद कर रखी है और कुछ नहीं है, याद करनी है, ठीक है? चलो, तो ये फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे मेरी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, एक और छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज नोन टू बी एज द करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्या आप सभी को पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? डू यू नो? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव कंसंट्रेशन हियर। अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर है, सपोज दिस इज माय अर्थ एंड द अर्थ इज हैविंग, यार आपको रिफ्रैक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं। अर्थ इज हैविंग द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर इट्स सरफेस। अर्थ के ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं आपके एटमॉस्फेयर के, ठीक है? एंड यू नो दैट व्हेन द सन रेज कम टू द अर्थ, व्हेन द सन रेज कमिंग टू द अर्थ, देन इट्स दिस सन रे विल बी गोइंग टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट। गॉट इट? और जो भी आप लोगों की ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है और ये लेयर 3 है। लेयर 1 टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ऑफ 1 is greater than 2 is greater than 3. Why? Because it is absorbing some extra temperature from the earth surface also. अर्थ के सरफेस से एक्स्ट्रा टेम्परेचर एब्सॉर्ब कर रहे हैं, सो आई कैन से दैट कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर देयर इज ऑल्सो वेरिएशन इन द डेंसिटी। तो मैंने कहा कि क्या होता है कि जब मटेरियल का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी में भी फर्क आता है। तो मैं यहां पर लिखना चाहूंगा कि डेंसिटी ऑफ 1 जो है वो डेंसिटी ऑफ 2 और डेंसिटी ऑफ 3 के साथ इस तरह से वेरी करेगी। एंड व्हेनेवर देयर इज
डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल की जो वेलोसिटी होती है लाइट के ट्रेवल करने की उस मटेरियल के अंदर, मेरी बात को समझना। आपको पता है जैसे जैसे मटेरियल की डेंसिटी में फर्क आता है उसके अंदर ट्रेवल करने वाली लाइट की वेलोसिटी में भी फर्क आ जाता है, ठीक है भाई। टेम्परेचर, सन तो ऊपर है, एक बात बताओ, सन तो ऊपर है तो पहाड़ों में फिर धूप क्यों नहीं होती है? सन तो ऊपर है, पहाड़ों में ज्यादा धूप क्यों नहीं होती? वहां ठंड होती है। हाँ? नहीं, खैर ये लॉजिक अलग था, मैंने तो मजाक करा था आपके साथ। ये लॉजिक अलग था और मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है, अर्थ के साथ लाइट वो आ रही है ना, सन रेज, वो अर्थ से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो रिफ्लेक्ट करके एक्चुअली में आपकी लेयर्स एब्जॉर्ब करती है टेम्परेचर को, तो जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करती है उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा आता है, ठीक है। चलो अभी बात को क्लियर करना, यहाँ से जो भी कह रहा हूं मैं कि डेंसिटी में डिफर करने की वजह से जो लाइट ट्रेवल करती है उसकी वेलोसिटीज में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं कहता हूं, सपोज देयर इज द वाटर, देयर इज द ग्लास, तो ग्लास इज द सॉलिड मटेरियल, वाटर इज द लिक्विड मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज हायर देन दैट ऑफ द वाटर, यू नो दैट। नाउ आई कैन से दैट लेडीज एंड जेंटलमैन कि एक्चुअली में जो लाइट ट्रेवल करती है ना, वो भी ग्लास और वाटर के अंदर डिफरेंट वेलोसिटीज से ट्रेवल करती है, और उन वेलोसिटीज के डिफरेंस की वजह से लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिविएट कर जाती है। लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डिविएट कर जाती है, भटक जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। उस मुड़ने के फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब जिसको नहीं पता था वो समझ आ जाना चाहिए। दिनेश दोए, आर यू गेटिंग? दिनेश दोए, आर यू गेटिंग? ये यार मैंने 9th क्लास का कंसेप्ट पढ़ाया है आपको, हाँ आ जाना चाहिए अभी। आपको रिफ्रैक्शन नहीं आया समझ में? चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। एक्चुअली यार आप ये पूछ रहे हो ना, इसमें बहुत बच्चों का लॉस हो रहा है, बुरा मत मानिएगा, बट ये 9th 10th के कंसेप्ट हैं, अगर आप ये पूछोगे तो इसमें बहुत बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से आपका पानी आ रहा है टोटल ये, और ये लाइट आ रही थी यहाँ से। आपको पता है ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। आपको पता है ना दोनों की डेंसिटीज में फर्क है, तो क्या होता है कि ओरिजिनली लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटी लाइट एक्चुअली थोड़ा सा डिविएट कर जाती है। तो ये जो डिविएशन हो रहा है ना, ये जो डिविएशन हो रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको भी पता है ये किस कारण से हो रहा है, डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से हो रहा है। तो ओरिजिनली क्या होता है, डेंसिटी के वेरिएशन की वजह से ही चल रहा है ये। तो आप लोगों का टोटल जो लाइट होता है वो ओरिजिनल पाथ से डिविएट कर जाता है, ठीक है। अब समझ आ गया दिनेश? हो गया ना? अब मेरी बात को और अच्छे से समझना, जो भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये आप लोगों का अर्थ का सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर आप लोगों की ये लेयर्स है, एक लेयर है, दो लेयर है, बस दो लेयर से समझना। लाइट आ रही है आप लोगों की कुछ ऐसे। आपको एक चीज तो ध्यान देना है कि रेयर मीडियम में लाइट दूर जाती है, रेयर मीडियम में लाइट दूर जाती रहती है। दिस इज द नॉर्मल। तो मैंने यहाँ पर कहा कि ये लाइट जो है ये अवे जाएगी, कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगी, फर्दर ये ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा और डिविएट होने की कोशिश करेगी। ओरिजिनली ऐसे जाना था लेकिन ये और डिविएट होने की कोशिश कर रही है। आप लोग यहां से देखेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे आपकी लाइट आ रही है, जैसे जैसे आपकी लाइट, सॉरी उल्टा हो गया, जैसे जैसे आप लोगों की लाइट आ रही है, तो ये लाइट आप लोगों की टोटल इस तरह से ओरिजिनल पाथ से नीचे की तरफ डिविएट हो रही है। गॉट इट है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो अभी और ज्यादा क्लियर करना, जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको, कि आप लोगों का सपोज लेवलिंग की टर्म्स में अगर मैं इसको समझाता हूं, तो लेवलिंग की टर्म्स में क्या होता है, लेवलिंग की टर्म्स में आप लोगों का होता है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि आपने यहाँ पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप करा कुछ ऐसा, और यहाँ पर आप लोगों का स्टाफ है। ओरिजिनल जो लाइट जानी थी वो यहाँ तक जानी थी, बट रिफ्रैक्शन के कारण आपकी लाइट जो है वो ओरिजिनली थोड़ी सी डिविएट कर गई।
यानी यहां तक जानी थी लेकिन वो यहां आ रही है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आप लोगों का एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ये एरर किस कारण से आया, ये आया रिफ्रैक्शन के कारण से। अब ये जो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन है ये कैसा है, आपको कम वैल्यू दिखा रहा है, यानी ये हमेशा नेगेटिव है। तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर, ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। एंड मैग्नीट्यूड के तौर तरीकों से अगर देखा जाए तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं 1/7 ऑफ सीसी, हम लोग इसको डिनोट करते हैं सीआर से, एंड दिस इज 1/7 ऑफ सीसी। नाउ व्हाट इज सीसी, 0.0785, व्हाट इट और नॉट, आई एम सेइंग दैट कि सीआर जो होगा वो होगा 0.0785 अपॉन में 7 of d square. When I will be going to solve it, I will get it as what, 0.0112 d square. Now this is the value of CR. Got it? There are two formulas. You have to learn it very well. Now there is also term that is known to be as correction या फिर correction due to curvature and refraction, दोनों के कारण। correction due to curvature and refraction दोनों के कारण जब देखी जाती है तो वो भी चीज आपको याद रखनी है। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग कहते हैं कंबाइंड करेक्शन। इसको क्या नाम देते हैं, कंबाइंड करेक्शन का इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, अभी मेरी बात को समझना, आप दोनों को ऐड कर दो, सीआर प्लस सीसी जब आप करोगे यहां से तो ये सी कंबाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा सर, 0.0785 प्लस 0.0112 into में d square करूंगा, when I will be going to solve it, I will get it as total combined correction is equal to 0.0673 d square। तो कई बारी एग्जाम में एक ही चीज पूछता है, कई बारी दो पूछता है, कई बारी तीन ही पूछ लेता है। तो आप लोगों को प्लीज इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है, लर्न इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट जनरली नोट करके लिख लो, वैसे तो तुम लोग मुझे बता चुके हो ये चीज कि आप लोगों का ये कहां पर अप्लाई होता है, सीसी एंड सीआर इज अप्लाइड इन केस ऑफ जियोडेटिक सर्वे, इज अप्लाई इन जियोडेटिक सर्वे। ये आप लोगों का जनरली जियोडेटिक सर्वे में ही अप्लाई होता है, वैसे ही अप्लाई नहीं होता, इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अब इसके बाद की मेरी बात आती है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी लेवलिंग है जिससे हम लोग अपनी ये कर्वेचर और इनको हटा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, अभी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग की तरफ हम लोग आते हैं प्यारे दोस्त। नाउ देयर इज द टर्म दैट इज नोन टू बी एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग। नाउ देयर इज द टर्म दैट इज नोन टू बी एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग पहली बात तो आती है कि ये कब करी जाती है, नहीं इसका कोई रोल नहीं होता स्मॉल एरिया में। एक बात बताऊंगा, स्मॉल एरिया में कर्वेचर दिखेगा क्या, पॉसिबली नहीं। रिफ्रैक्शन लग जाती है, रिफ्रैक्शन लग जाती है, लेकिन वो भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत कम होती है, ज्यादा नहीं होती ना। रिफ्रैक्शन लगा देते हैं फिर भी, बट कर्वेचर तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग पहली बात तो पॉइंट आता है कि करते कब है। इट इज डन व्हेन an instrument or the staff cannot set up between the 2 points, cannot set up between 2 stations, मतलब 2 स्टेशंस के बीच में सेटअप नहीं करा जा सकता, वहां रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है। कैसे, 2 पहाड़ हैं, आप एक स्टेशन यहां बना रहे हो, दूसरा स्टेशन अगर आप यहां बनाते हो तो दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहां से यहां तक की लेवलिंग कर सकूं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर मुझे यहां से यहां का कंपेयर करना है तो मुझे जनरली अपने इंस्ट्रूमेंट को यहां सेटअप करना पड़ेगा, तो बीच में तो कर ही नहीं सकता ना। जब मैं बहुत दूर 2 स्टेशन को सेटअप करता हूं या फिर बीच में नहीं कर सकता, उस केस में मैं अपनी रेसिप्रोकल लेवलिंग का यूज करता हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा यहां से आता है, नोट करके लिख लेना, इन दिस लेवलिंग सीसी एंड सीआर आर एलिमिनेटेड, यानी इनकी करेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती आप लोगों को, इनको हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। कैसे करते हैं मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत बेसिक है, ऐसी डेरिवेशन तुमने नहीं देखी होगी, जनरली देखना, बहुत बेसिक से करा दूंगा मैं तुम्हें ऐसे ही। ठीक है, should we do this? Okay, now ladies and gentlemen, फिगर पर आते हैं।
देखो आप क्या करते हो, आपके पास जनरली रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर मिनिमम 2 जगह स्टेशन सेटअप करना ही करना है, चाहे वो कोई भी लेवलिंग हो, मिनिमम 2 जगह तो करना ही पड़ेगा। क्यों सर? कंपेयर करके तो राइज एंड फॉल पता लगता है, कंपेयर करके ही तो हम किसी के रिस्पेक्ट में से माइनस करके किसी को लेवल में लाएंगे। 2 जगह तो करना ही पड़ता है ना। तो मैंने यहाँ पर भी 2 जगह करा, दिस इज माई स्टेशन ए, दिस इज माई स्टेशन बी। सबसे पहले मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन ए पे सेटअप कर, एक एक चीज को समझना काम की है। सबसे पहले अपने स्टेशन को इंस्ट्रूमेंट ए पे सेटअप कर रहा हूं, यानी जो भी मेरी रीडिंग है वो इंस्ट्रूमेंट ए इज द पॉइंट जहां पे रीडिंग लेनी है, ए इज द पॉइंट जहां पे रीडिंग लेनी है। लेकिन आप अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा इससे हटके ही दोगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा पीछे ही लगाओगे ताकि ए की रीडिंग ले सको। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये बहुत लंबे डिस्टेंस पर चल रहा है हिसाब किताब। और ये एक चीज और क्लियर करोगे, सबसे पहले मैंने क्या करा, अपने इंस्ट्रूमेंट को ए पर सेटअप कर दिया, L1 पॉइंट पर सेटअप कर दिया, और वहीं से प्यारे दोस्तों मैंने क्या करा, वहीं से अपनी ए को और बी को दोनों को रीडिंग लिया। जब मैंने इंस्ट्रूमेंट L1 पर सेटअप कर रहा था, L1 स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो रीडिंग एट ए कितना आ रहा था? रीडिंग एट ए जो आ रहा था, लेट इट बी ए, एंड रीड एट बी जो मेरा आ रहा था यहां पर, वो आ रहा था लेट इट बी छोटा। ठीक है, अब तुम्हें एक बात तो समझ में आती है प्यारे दोस्त, कि तुम्हें पता है कि ए वाली जो रीडिंग है वो इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल पास है, उसमें एरर नहीं होगा। लेकिन जो बी है दैट इज फार अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, देयर कैन बी द एरर ऑल्सो, देयर कैन बी द एरर, देयर कैन बी द एरर। व्हाट इज दैट एरर? That error is due to the curvature and reflection or combined. So I can say that कि उसमें से मैं एरर को माइनस कर देता हूं। आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई साहब? इतना तो समझ में आ गया ना। Similarly, when the station is at D2, when the station is at L2, अभी तुम लोग L2 की बात कर रहे हो, and the reading at B, मतलब B के पास लगाया ना, तो रीड B पे जो जा रहा है वो B जा रहा है, और B डैश करो, B डैश करो, ठीक है। और रीड ए पर जो जा रहा है, ए की रीडिंग में वो ए डैश जा रहा है। सेम कंसेप्ट, ए डैश इज फुल फॉर्म एरर, देन वी शुड हैव टू रिमूव द एरर, देन वी आर अप्लाइड द करेक्शन एंड वी आर रिड्यूसिंग द एरर। हम लोग यहां से एरर को रिड्यूस कर रहे हैं। अब तुम लोगों को एक चीज तो समझ आता है भैया, कि ओरिजिनल जो इनके बीच का डिफरेंस आ रहा था, ए और बीच बी जो है, इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा था लेवलिंग का, लेट इट बी एच, मतलब ये लेवलिंग का जो डिफरेंस है वो एच आ रहा है। तो तुम लोग यहां से लिख सकते हो टोटल कि आप लोगों का जो डिफरेंस आ रहा है वो एच है, तो एक रीडिंग में से दूसरी रीडिंग को माइनस कर दो। मेरी बात को समझ रहे होगी, नहीं समझ रहे? जो भी, पहले ये बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है कि नहीं है ये बताओ, ताकि हम लोग आगे चल सके। क्लियर है ना इतना? चलो, अब तुम्हें ये तो पता है कि डिफरेंस इन द लेवल जो है दोनों का, डिफरेंस इन ए एंड बी जो है, मैंने कहा वो एच है। नाउ यू कैन से दैट एच इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस ई। सर ए में से बी की रीडिंग को माइनस कर दो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ यू कैन से दैट एच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? ए माइनस ई, ए वन माइनस ई माइनस में बी, लेट इट बी द सेकेंड इक्वेशन, ए माइनस में बी। सिमिलरली ए माइनस में बी कर रहा हूं, जो एरर वाली थी एरर वाली लगा दी। Now ladies and gentlemen, हम कंसंट्रेशन ऐड कर दिया दोनों को। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा ना, तो मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या बन रहा है प्यारे दोस्तों, आप लोग सब्ट्रैक्ट करके जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताएंगे। जल्दी से मुझे लिख के बताएंगे फॉर्मूला क्या बन रहा है आप लोगों का यहाँ पर। ए माइनस बी प्लस में ई प्लस में a1 माइनस ई माइनस b1। ठीक है, तो अभी यहां से कुछ अजीब सा फॉर्मूला बन रहा है, कुछ अजीब सा फॉर्मूला बन रहा है। ई से ई कट रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, आगे 2h इज इक्वल टू में यू कैन से दैट टोटल a प्लस में a1 माइनस ऑफ b प्लस में b1। कुछ अजीब सा फॉर्मूला बन रहा है। लेट मी चेक दिस फॉर्मूला प्लीज,
लेट मी चेक दिस फॉर्मूला। वैसे तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी ठीक है। या फिर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, H इज इक्वल्स टू में A1 माइनस में B1 प्लस में A माइनस में B और अपॉन में 2। सो दिस कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला एंड दैट कैन ऑल्सो बी द फॉर्मूला। A1 B1 सब आपको पता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में, ये चीज समझ आ जानी चाहिए। नाउ वी शुड हैव टू डू वन क्वेश्चन ओवर दिस सो दैट कांसेप्ट विल बी मोर क्लियर टू अस। नाउ अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन से रिलेटेड। एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला मेरा टॉपिक आता है दैट इज नोन टू बी एज द कॉलिमेशन एरर। नाउ व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर, इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, कॉलिमेशन एरर क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट? डू यू नो व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव कंसंट्रेशन। This is your telescope. This is your telescope, and this telescope is having some horizontal line of sight, जिसकी वजह से आप अपने स्टाफ की रीडिंग को देखते हो। ये क्या है? ये है आप लोगों की लाइन ऑफ साइट, और इसको जनरली हम कहते हैं कि दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। गॉट इट ना? कोई डाउट तो नहीं है, इतना तो समझ आ रहा है ना? कई बार क्या होता है, दिस इज माई टेलीस्कोप, कई बार क्या होता है कि ड्यू टू सम टेक्निकल एरर और एरर इन द इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ साइट जो होती है प्यारे दोस्तों इज नॉट हॉरिजॉन्टल। लाइन ऑफ साइट जो होता है इज नॉट हॉरिजॉन्टल ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स, इज नॉट हॉरिजॉन्टल ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकता है, और मैं कहूंगा कि कर्वेचर और इनके कारण तो हम लेकर ही चलते हैं। तो जनरली मैंने कहा इंस्ट्रूमेंटल और टेक्निकल एरर्स के कारण आप लोगों की ये लाइन ऑफ साइट जो है ये हॉरिजॉन्टल नहीं होती। तो मैंने कहा अभी क्या हुआ यहाँ पर कि दिस इज योर टेलीस्कोप एंड दिस टेलीस्कोप इज स्टैंडिंग ऑन द ट्राइपॉड एंड दिस इज योर स्टार। नाउ दिस लाइन ऑफ द साइट व्हिच हैज टू बी हॉरिजॉन्टल बट इट इज नॉट हॉरिजॉन्टल। ओरिजिनली ये हो रही थी बट चल क्या रही है, थोड़ी सी वर्टिकली डाउन चली गई, थोड़ी सी डिविएट कर गई। दिस डिविएशन कैन बी अपवर्ड as well as downward, there is nothing in it. Now this is the error in actual reading, this is the error। इस एरर को नाम दिया जाता है कॉलिमेशन एरर, इस एरर को नाम दिया जाता है कॉलिमेशन एरर। Got it? And how will you find this error? How will you find this error basically? तो मैं एक्चुअली में प्यारे दोस्तों इसको निकालता कैसे हूं, इसको मैं कॉलिमेशन एरर को ये लिख लो, इट इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ स्लोप, इट इज डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ स्लोप। हम लोग कॉलिमेशन एरर को स्लोप की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक टेन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, कैसे पता चलता है? मैग्नीट्यूड से पता नहीं चलता दिनेश गोयल, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को नहीं, कर्वेचर इज इक्वल टू कॉलिमेशन नहीं होता। कर्वेचर तो अर्थ के कारण आता है, कॉलिमेशन इंस्ट्रूमेंट की गलती के कारण आता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, अभी एक मिनट, टेन थीटा इज इक्वल टू, मैंने लिखा सपोज दिस डिस्टेंस इज टोटली द सेंटर फ्रॉम डी, सेंटर से डी का है पूरा डिस्टेंस, तो आप लोग इसको लिखेंगे ई अपॉन बी। ठीक है, अभी कर्वेचर तो अर्थ के कारण आता है, कॉलिमेशन इंस्ट्रूमेंट के कारण आता है। ठीक है, कंसेप्ट वही है लेकिन चीज अलग है। क्लियर है? अपवर्ड या डाउनवर्ड मेजरमेंट से पता लगता है, और कोई रीजन नहीं है, बस यही है। अब एक बात और क्लियर करना, इफ लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, क्वेश्चन में नोट करके लिख लो क्योंकि कई बार आया हुआ है पेपर में। इफ लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, अगर आप लोगों की लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है, यार नहीं रिफ्लेक्शन भी नहीं होता, ये रिफ्लेक्शन भी नहीं होता। रिफ्लेक्शन और कर्वेचर जियोडेटिक में दिखता है, लेकिन ये आपको अपने प्लेन में भी दिख जाएगा, बहुत छोटे सर्वे में भी दिख जाएगा अगर आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो सर्वे में भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल देन line of collimation and line of collimation and line of sight will coincide, line of sight will coincide with line of collimation। ठीक है, अब तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, coincide with line of collimation। अब ये बेसिक सी चीज थी, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है?
अच्छा, अभी तुम्हें ना ऊपर वाला पॉइंट शायद समझ ना आया हो, लेकिन अभी क्वेश्चन देता हूं तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कि आप लोगों ने रीडिंग लिया और ये आप लोगों का इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, दैट इज द स्टाफ रीडिंग टेबल, दैट इज द स्टाफ रीडिंग, और यहां से बाकी चीजें चल रही हैं। ये ए है, ये बी है, और यहां से ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन जब ए पर था तो स्टाफ रीडिंग आप लोगों की जो चल रही थी वो कितनी थी, 1305, एंड बी पर आ रहा था 2725। करेक्ट। आगे जब इंस्ट्रूमेंट बी पर था तो स्टाफ रीडिंग मेरा चल रहा था 13552050। Got it? And the question is given to you as distance between AB. Distance between AB जो है ये आप लोगों का गिवन है 905 मीटर का, ये भी गिवन है, और आपको बोला गया है कि रिड्यूस लेवल ऑफ ए भी गिवन है। ए का रिड्यूस लेवल आपको गिवन है 100 मीटर का, और आगे आपको तीसरा चीज गिवन है कॉलिमेशन एरर, ये भी गिवन है। कॉलिमेशन एरर जो है ये आपको गिवन है 0.003 इन 150। अब तुम लोगों को क्वेश्चन देखते ही एक चीज तो पहले बता देता हूं कि कॉलिमेशन एरर आप लोग देखो कि आपको ये स्लोप की टर्म्स में दे रखा है, यानी 150 मीटर चलोगे तो इतना एरर आपका इंस्ट्रूमेंट के कारण आ रहा है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अरे रिप्लाई किया करो प्लीज, ठीक है? तो यही चीज समझानी थी कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे की मेरी बात आती है यहां से कि ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन आया। अब तुम लोगों को ना क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट डिटरमिन ट्रू लेवल ऑफ बी, डिटरमिन रिड्यूस लेवल ऑफ बी। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट कॉलिमेशन करेक्शन। थर्ड इज सेइंग टू यू दैट कॉलिमेशन करेक्शन। थर्ड इज सेइंग टू यू दैट रिफ्रैक्शन करेक्शन। ये सब बेकार की बातें आ रही हैं और कुछ नहीं आ रहा। चौथा आपको बोला गया है डी, दैट इज नोन टू बी एज कंबाइंड करेक्शन। Okay, now ladies and gentlemen have concentration. How will you solve it now? अभी आपको एक चीज तो पता है कि डिस्टेंस इज सो लार्ज, 905 मीटर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो अभी तुम ये चीज तो क्लियर कर सकते हो प्यारे दोस्तों कि देयर कैन बी द कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग आल्सो, बट द रेसिप्रोकल लेवलिंग टेल्स टू यू, आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग बताती क्या है? आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स के बीच का वो बताती है, वर्टिकल डिस्टेंस बताती है। अगर ए का डिस्टेंस पता है तो भाई ए में से एच को प्लस या माइनस करके बी का डिस्टेंस आ जाएगा, बी का रिड्यूस लेवल आ जाएगा। कंसेप्ट इज क्लियर? गॉट इट? अभी एक चीज और क्लियर करना यहां से कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले वो सब फॉर्मूले तो सब क्लियर होना चाहिए। दिस इज माई रीडिंग ए, मैं लिख लेता हूं पहले। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज A1, दिस इज B1। यही चल रहा था ना? तो अभी तुम्हें एक चीज तो पता है, सबसे पहले तो H फाइंड आउट कर लो। सबसे पहले H फाइंड आउट कर लो। क्या था H का फॉर्मूला? यहां से जल्दी से रिकॉल करो। H का फॉर्मूला था A1 माइनस B1, A माइनस B। तो मैं यहां से कर रहा हूं A माइनस B प्लस A1 माइनस B1 अपॉन 2। नाउ पुट द वैल्यूज हियर एंड यू विल गेट इट एज व्हाट? This minus this upon 2. So when you will be going to solve it, you will get it as approximately. मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के दे रहा हूँ, मतलब सॉल्व कर रखा है पहले से, तो वो मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, आप कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। गॉट इट ना? जब आप ये वैल्यू पुट करोगे आपके पास डायरेक्ट एच का वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है? अभी तुम्हें पता है कि भाई दिस एच इज इन नेगेटिव टर्म। यस, आप सॉल्व कर लेना, एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो तुम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो रिड्यूस लेवल ऑफ बी क्या होगा। मतलब रिड्यूस लेवल ऑफ ए में से अगर मैं ये एच माइनस कर देता हूं तो मेरे पास रिड्यूस लेवल ऑफ बी आएगा, दैट इज 100 माइनस 1.058। 8 था कि 3 था, ये 8 आ। दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू 98.942 मीटर। अभी ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया कॉलिमेशन एरर निकालो। तो कॉलिमेशन एरर आपको कितना गिवन है? क्वेश्चन के अंदर ही आपको गिवन था माइनस ऑफ 0.003 बाय 150। सर 150 मीटर के लिए 0.003 चल रहा है। आप एक चीज तो समझ कर चलना, यहां से सर प्लस होगा नहीं माइनस होगा, क्योंकि दिव्य रंजन बेहरा जो भी आपका ये नेगेटिव आ रहा है,
जो भी सॉल्व करा था वो नेगेटिव में जा रहा है। नेगेटिव में जाने का मतलब मैंने माइनस कर दिया। नेगेटिव का मतलब डिप्रेशन ना, घट रहा है ना, घटा दिया। प्लस आता तो प्लस कर देगा। ठीक है, दिव्य रंजन प्लीज मेरे को बताएंगे। ठीक है सर, नेगेटिव भाई मैं प्लस नहीं, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, मैं प्लस कर रहा हूँ। मैं प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है दिनेश भाई, बुरा मत मानिएगा बट आप ट्यूशन पढ़ाते हैं कि 10th या 11th क्लास को, क्योंकि जो दिमाग आपका चल रहा है वो जनरली चलता है उनका जो पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, पढ़ाना बहुत अच्छी चीज है भाई। ये चीज क्लियर है। अब तुम्हें पता है कि जैसे तुम यहाँ से शुरुआत कर रहे हो, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, और ये सपोज ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन ऐसे चल रहा है, ये 150 मीटर पे इतना गैप आ रहा था, तो 950 पे ज्यादा आएगा ना, 950 पे ज्यादा आएगा ना। अच्छा 150 के लिए इतना था, तो 950 के लिए कितना होगा, सॉल्व कर सकता हूं ना यहाँ से, तो कितना आ रहा है 0.0181, इतना मेरे पास इसका एरर आ रहा है, और ये नेगेटिव में चलेगा ही चलेगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव था। तो ये चीज क्लियर है तुम लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे की मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों कि आप लोगों का रिफ्रैक्शन करेक्शन क्या था, CR, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1/7 ऑफ व्हाट, वो करेक्शन ऑफ कर्वेचर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं इसका, 0.00112 d स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर, d इज 905 मीटर, बट लिख लेना भाई वो किलोमीटर में होता है। 0.0112 d को हम किलोमीटर में रखते हैं हमेशा, ठीक है, ये आपको रखना है, d को हम किलोमीटर में रखते हैं। When I will be going to solve it, I will get the value as what, 0.0643 मीटर। सॉरी ये नहीं आ रहा, ये 0.0785 के साथ आ रहा है। ठीक है, तो when you are going to solve it, that is equal to 1/7 of, जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है जल्दी से मुझे ये बताएंगे। 905 था कि 950 था, जल्दी से मुझे ये बताएंगे ये कितना आ रहा है आपका। 0.00091 जो भी आ रहा है, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। सिमिलरली यू कैन फाइंड कंबाइंड करेक्शन आल्सो, CC प्लस CR, इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था 0.0643 d स्क्वायर, यू कैन फाइंड इट बाय योरसेल्फ। गॉट इट, थम्स अप करेंगे। क्वेश्चन समझ आया, बेसिक सा क्वेश्चन था, इस तरह का कंसेप्ट हम लोगों को आ जाना चाहिए, बहुत बेसिक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज नोन टू बी एज द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। नाउ ये क्या होता है भाई, हमारा जो अगला कंसेप्ट आता है वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। व्हाट डू यू मीन बाय द सेंसिटिविटी टर्म? शब्द को समझना, शब्द से चीजें क्लियर हो जाती हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है प्यारे दोस्त कि आप लोग कितना किसी चीज से प्रभावित हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी बच्चे पर फिल्मों का बहुत असर पड़ता है। भाई साहब, एक दिन उसने देख ली भाग मिल्खा भाग, तो अगले दिन जॉगिंग शुरू करी, और एक दिन किसी रोमांटिक फिल्म को उसने देखा तो अगले ही दिन वो जॉगिंग बंद भी हो गई। तो इस तरह का इफेक्ट बहुत आता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कोई बच्चा है जिसपे ठंड का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इस चीज में, मैं मतलब हूँ, जब मौसम चेंज होता है तो मेरी तबीयत खराब होती है, हमेशा होती है। सो अभी बात आती है यहां पर कि किसी पर मौसम का इफेक्ट हो रहा है, तो आप लोग समझ रहे हो, दैट इज नोन टू बी एज द सेंसिटिव टर्म। मींस कहते हैं कि सेंसिटिवनेस, दांतों में ठंडा गर्म लगना। क्या सर सेंसोडाइन की ऐड करने लग गए आप? क्या हो रहा है, वो कोई भी ठंडी गर्म चीज हम पीते हैं तो हमारे दांतों में अलग ही टेस्ट आता है, पता लग जाता है। तो दैट इज द सेंसिटिविटी। नाउ एवरीबडी नोज व्हाट इज सेंसिटिविटी। तो सर टेक्निकल टर्म्स को भी समझने की कोशिश करना। आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जब ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे घुमाते हो, तो वो जो उसके ऊपर बबल ट्यूब होती है ना,
जब वो इंस्ट्रूमेंट एकदम हॉरिजॉन्टल था, वो बबल बिल्कुल बीच में था। जैसे ही हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा उठाया, वो बबल ट्यूब अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो बबल ट्यूब थोड़ा आगे पीछे जाने की कोशिश करेगा। अच्छा, मेरा लॉजिक बताओ जल्दी से। जब तुम अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हो, उठा रहे हो, तो वो बबल पीछे जाएगा कि आगे आएगा, मतलब नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? कॉमन सेंस लगाते हैं, तुम्हारा आईक्यू कितना है? वो बबल नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? आगे पीछे नहीं, नीचे कि ऊपर, ये बताओ। कोई कह रहा है नीचे, कोई कह रहा है ऊपर। अभी जिसने भी नीचे बोला, आई विल सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर को अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं और रीडिंग मार रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से आईक्यू बढ़ जाता है। या बुक्स को पढ़ना शुरू करो, टेक्निकल नहीं, वैसी बुक्स, कोई भी नॉर्मल। भाई कॉमन सेंस है यार। जब तुम अपना ऐसे उठा रहे हो, तो उठाने के बाद क्या होगा? वो जितना भी लिक्विड था वो नीचे आएगा। लिक्विड तो ग्रेविटी की तरफ नीचे आएगा, और जब लिक्विड नीचे आएगा तो बबल तो ऊपर ही जाएगा। समझ आया? बबल कभी नीचे नहीं आता, बबल ऊपर ही जाता है। ठीक है, तो अभी मेरी बात को और क्लियर करना। अभी तुमने हल्का सा उठाया, हल्का सा उठाते ही वो बबल बहुत ज्यादा मूव कर रहा है। एक केस तो बनाइए, हल्का सा उठाते ही वो बबल हल्का सा ही मूव कर रहा है। एक केस हुआ ये। तुम्हारी नजर में घुमाने का, उठाने का इफेक्ट किस पर आ रहे हैं? केस 1 की केस 2? इफेक्ट किस पर आ रहा है? केस 1 पर आ रहा है कि केस 2 पर आ रहा है? ऑब्वियसली 1 पर आ रहा है। हल्का सा उठाने पर बहुत ज्यादा मूव कर रहे हैं। नाउ आई कैन से दैट दैट इज व्हाट? दैट इज द सेंसिटिव बबल। दैट इज द सेंसिटिव बबल मींस कि हाउ मच इज द बबल moving from its central position whenever there is rotation or elevation or tilting of the machine, that is instrument, so that is known to be as the sensitivity of the bubble tube. अब मेरी बात को समझना, जो भी कह रहा हूं, पहले डेफिनेशन लिख दूं फिर आगे की तरफ चलूंगा। मैंने कहा whenever there is rotation, या फिर सिंपल भाषा में डायरेक्ट लिखो, effect on the bubble, effect on bubble movement when there is tilting of instrument. Got it? अब एक चीज समझना यार, आप लोगों का ये इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट पर आप लोग इसको पहले हॉरिजॉन्टल पे रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी किसी कारणवश आप लोगों ने इस इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टल पर ना रखकर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करी। Then this instrument will be going to turn like this. When this instrument will be going to turn like this, then there is also the movement of the bubble over it. Then there is also the movement of bubble over it. And always remember, ये जो बबल ट्यूब होती है ना, ये बबल ट्यूब आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं होती कभी भी। ये बबल ट्यूब थोड़ी सी कर्वेचर होती है हमेशा। हाँ, बबल ट्यूब कर्वेचर होती है। क्यों? क्योंकि आपके कर्वेचर ऑफ द अर्थ के इफेक्ट को कंसीडर करवाया गया है, जिसके कारण कभी हॉरिजॉन्टल नहीं रखते उसको, कभी भी। वो बबल की मूवमेंट को अर्थ से कंपेयर करके ही हम उसको कर्वेचर पे रखते हैं। ठीक है, अभी मेरी बात को समझना। तुम्हें एक चीज तो पता है कि प्यारे दोस्त, जब भी तुम अपने इंस्ट्रूमेंट को उठाने की कोशिश कर रहे हो, ये बबल जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, जो कि पहले यहां थी, अब वो बबल यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मेरी बात को समझने की कोशिश करना यहां कि तुमने तो अपने इंस्ट्रूमेंट को वर्टिकल प्लेन में उठाया है, लेकिन आपका जो बबल मूव कर रहा है दैट इज द वर्टिकल प्लेन, लेकिन जो आप लोगों का बबल मूव कर रहा है इट मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये बबल आप लोगों का हॉरिजॉन्टल भी नहीं कहूंगा, ये बबल आप लोगों का रेडियल प्लेन में मूव कर रहा है। अब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। दैट बबल मूव्स इन व्हाट? दैट बबल मूव्स इन द रेडियल प्लेन। नाउ गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अभी बात आती है यहां से कि भैया रेडियल प्लेन का मतलब होता है कि इट कवर्स द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ थीटा। जो भी डिस्टेंस आप नापोगे ना यहाँ पर, दैट डिस्टेंस इज टर्म्स ऑफ थीटा नापा जाता है कि कितना उसने एंगल अप कवर अप करा है। अब मैं कुछ फॉर्मूले रिकॉल करवा देता हूँ। पहले आपको एक चीज तो पता है कि भैया tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और यहाँ पर एक दो चीजें और बता देता हूँ।
tan थीटा का दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ. लेवल प्लेन भी बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं. रेडियल प्लेन कह लो तो एक देसी भाषा हो गई, लेवल प्लेन थोड़ा टेक्निकल हो गया. बिल्कुल. तो अभी आपको पता है tan थीटा, जब थीटा बहुत छोटा होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिया जाता है. अब ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं पता, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है. तीसरी चीज, आपको एक और फॉर्मूला पता होगा प्यारे दोस्तों कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R भी होता है व्हेन यू आर टॉकिंग इट इन द रेडियल टर्म्स. ये भी पता होगा. ये 3 फॉर्मूले तुमको पता है. एक छोटी सी चीज मैं पहले बता दूं कि आप लोगों का जो लीस्ट काउंट होता है ना, आप लोगों को जो लीस्ट काउंट होता है बबल ट्यूब का, वो कितना होता है? 2 mm. वो आपका 2 mm का चलता है. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन से दैट कि सपोज आप लोगों का ये जो बबल चल रहा है, आप लोगों का जो ये भी चल रहा था हिसाब किताब, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो नाप रहा है, जो भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है d, और इसने जो भी वर्टिकल प्लेन में चेंजिंग करी है वो है s, वो है आपकी s. नाउ यू कैन से दैट tan theta is equal to s upon d, or approximately I can write it as theta is equal to s upon d. Let it my first equation. And I'm saying that length of one division of the bubble tube कितनी आ रही है? Length of one division of bubble tube, let it be what? Let it be L. And I'm saying that कि वो थीटा जो था ना, वो बबल जो था, वो एक्चुअली में यहां से यहां तक गया तो है, और इसके बीच में उसने n टाइम्स डिस्टेंस को कवर अप कर लिया. दोबारा सुनो, यहां से यहां तक गया तो है, इसके बीच में उसने n टाइम्स l को कवर अप करा, मतलब 3-4 l जो थे वो कवर अप कर लिए. एक l तो लिस्ट काउंट है ना, एक ही लिस्ट काउंट थोड़ी चल रहा है, 2, 3, 4, 5 जितने भी चल रहे. सो मैंने कहा टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द आर्क कवर्ड बाय बबल कितना चल रहा है? लेंथ कवर्ड बाय बबल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा, एंड थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना चल रहा है आप लोगों का? तो मैंने वहां से कहा लेट इट बी n into L टर्म्स, मतलब n नंबर ऑफ डिविजन्स मूव कर रहे हैं. नाउ यू कैन से दैट इफ r is the radius of curvature of the bubble tube, बबल ट्यूब को मैं लिख रहा हूँ dp, ठीक है. देन यू कैन राइट इट एज थीटा इज इक्वल टू NL अपॉन R. ये चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई साहब एक एक चीज को क्लियर करना, नहीं तो बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हैं हम सभी. तो तुम्हें पता है लेट इट बी द सेकंड इक्वेशन, तुम्हें पता है लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ एवरीबॉडी नोज दैट कि मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू s अपॉन d इज इक्वल टू NL अपॉन R. नाउ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ व्हाट? This is the basic formula of the angle covered up by what? Covered up by the bubble. Angle covered up by the bubble. Now everybody knows what is sensitivity. मेरी एक बात को दोबारा समझना. What is sensitivity? Sensitivity मतलब मूवमेंट का कितना इफेक्ट हो रहा है, मूवमेंट का कितना इफेक्ट हो रहा है. सर पहले केस में था हल्का सा मूव करा और बबल ज्यादा मूव कर रहा है, दूसरे केस में था हल्का सा मूव करा और हल्का ही बबल मूव कर रहे हैं. कौन सेंसिटिव था? केस 1 सेंसिटिव था. बबल ज्यादा मूव कर रहे हैं. ज्यादा मूव करने का मतलब क्या है? NL इज लार्जर, NL बड़ा है. NL बड़ा होने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आप लोगों ने नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा कवर अप करी है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ज्यादा कवर अप करी है इसका मतलब क्या है? कि आप ज्यादा मूव कर रहे हो. यानी प्यारे दोस्तों एक डिवीजन में कितनी मूवमेंट कर रहे हो, दैट इज नोन टू बी ए सेंसिटिविटी. दोबारा सुनो, आपने क्या करा, यहां से टोटल रोटेशन जो दिया इंस्ट्रूमेंट को वो थीटा दिया, और वो थीटा देने से आपका बबल मूव कर रहा था, एक्चुअली में उसने n डिवीजन मूव कर दिया. तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा जो है ये एक डिवीजन में कितना मूव कर रहा है, मतलब आपका बबल एक डिवीजन कितनी डिवीजन कवर अप कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, दैट इज द सेंसिटिविटी. नाउ आई कैन राइट इट एज थीटा बाय n. अब तुम्हें खुद सोचो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, मैंने तो जो बोलना था बोल दिया.
अब तुम खुद सोचो, क्या इस थीटा बाय एन का मतलब समझ आ रहा है तुमको? और अगर आ जाए तो यस लिखना, ना आए तो नो लिखना, ठीक है? जल्दी से। नहीं यार, what do you mean by the theta? Theta is the total rotation given to the instrument. Theta is the total rotation given to the instrument, ठीक है? अब आपको पता है वो टोटल रोटेशन आपके बबल को मूव करा रहे हैं, तो जितनी भी रोटेशन पर यूनिट लेंथ चल रही है, जितनी भी नंबर ऑफ लेंथ कवर अप कर रहा है, उतनी सेंसिटिव चीज है। मेरी बात को समझ, उतनी सेंसिटिव चीज है वो। तो आप ओरिजिनल सेंसिटिविटी को कैसे निकाल सकते हो कि उस थीटा का प्रभाव उसके नंबर ऑफ डिविजन्स में कितना फर्क डाल रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ डिविजन्स वो कवर अप कर रहे हैं, दैट इज द सेंसिटिविटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं यही पर यही तो समझाना चाहता हूं कि मैं थीटा को जब नंबर ऑफ डिविजन्स के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहा हूं तो मेरे पास सेंसिटिविटी चीज आ रही है यहां से, यही और कुछ नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मेरी बात को और क्लियर करना, यहां से जो भी बोल रहा है ना, कई बार क्या होता है कि यू नीड टू कैलकुलेट इट इन द रेडियन टर्म्स। आप लोगों को कई बार क्या होता है कि इसको रेडियन टर्म्स में निकालना होता है। तो मैं अभी एक चीज तो यहां से करवा देता हूँ। एक रेडियन के अंदर कितना सेकंड होता है प्यारे दोस्तों? 20 62 65 सेकंड्स होते हैं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। Now you can also say that if it is equal to theta by n, then you can say that it is equal to what? It is equal to s by n times d is equal to l by r. Are you getting the point or not? n से डिवाइड कर दो सारी टर्म्स को, it is s by n d, it is l by r. Alright? Now it is l by r. 1 रेडियन में इतना सेकंड होता है, तो टोटल सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करता हूं यहां से, I can write it as l by r into में 20 62 65 सेकेंड्स, यानी सेंसिटिविटी अगर सेकंड के टर्म में निकालनी हो उसका फॉर्मूला आप लोगों का ये बनता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भैया लीस्ट काउंट जो होता है वो 2 mm का चलता है, यानी आप लोग लिख सकते हो ना, थीटा बाय एन इज इक्वल टू एल बाय आर इज इक्वल इनटू में 20 62 65 सेकेंड, एंड दैट इज नोन टू बी अ सेंसिटिविटी। तो यहां से तुम ऐसा लिख सकते हो ना, एल की वैल्यू तुम्हें पता है, दैट इज व्हाट 2 mm, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट करा, आर मुझे नहीं पता, दैट इज 20 62 65। When I will be going to solve it, I will get one formula as what? I will get the formula as theta is equal to 412.53 upon r seconds. Got it or not? This is the formula. You need to learn it. You need to learn it, please. That is the formula. Question आता है डायरेक्ट जेई में इसी फॉर्मूले पर, ठीक है? चल, अब मेरी बात को और क्लियर करना यहां से प्यारे दोस्तों, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। आप ये सेंसिटिविटी को आप कैसे डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं, कई बार एक क्वेश्चन आया तो लिख लो, सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब डिक्रीजेस, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी, इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ बबल ट्यूब। क्यों? क्योंकि प्यारे दोस्तों जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना कम लिक्विड मूव करेगा, तो बबल भी उतना कम ही मूव करेगा, सेंसिटिविटी कम। हाँ, क्वेश्चन की टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? डोंट वरी अबाउट दैट। भाई मेरे पास ना 2 डाउट आए हुए हैं, तो लास्ट में जाते जाते अंगिरा सिन्हा के क्वेश्चन है, अंगिरा सिन्हा है नहीं अभी, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? तो दूसरे की बात मैं कहता हूँ, यहाँ से अगर आप लोग अपने डायमीटर ऑफ द बबल ट्यूब को बढ़ा देते हैं तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी लिखो, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर ऑफ द बबल ट्यूब। जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा बबल आसानी से मूव कर पाएगा, उतना ज्यादा सेंसिटिविटी, ठीक है? तीसरा पॉइंट आपका यहां से ये आता है कि आप लोगों का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेंसिटिविटी पे क्या फर्क आता है, ये चीज बताओ जल्दी से।
हाँ डिक्रीज होगी। निखिल गोयल का क्या सीन है भाई, ये तो मेरी आईडी है। बस एक मिनट, अभी तुम्हें कमेंट कौन से कलर में दिख रहा है ये बताइएगा जल्दी से एक बार। ब्लू में आ रहा है ना, पहले वाला व्हाइट में आ रहा था। नहीं तो मेरी नहीं है, फिर मेरी नहीं है ये। नहीं, फिर मेरी नहीं है। खैर बाय द वे, कहाँ से ब्लू में था? चले देखते हैं, बाय द वे इसको हम कर लेते हैं कवर। सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बिकॉज व्हाट, with increase in temperature with increase in temperature liquid will expand and the bubble will shortens। लिक्विड ज्यादा हो जाएगा ना, लिक्विड बढ़ जाएगा, एक्सपेंशन होगा उसका, और बबल शॉर्ट हो जाएगा एंड बबल शॉर्टन्स which causes decrease in the sensitivity of the bubble। ओके, ये सब क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं इनमें? ओके, अभी अपना टॉपिक क्या रह गया है आगे? चलिए अभी बचा तो नहीं है, एक छोटा सा केस बचा है, दैट इज नोन टू बी एज द इन्वर्टेड स्टार। या फिर पहले चलो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन केस। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन केस? देखो व्हाट डू यू मीन बाय द होराइजन। मैं बचपन में था तो मेरी मैडम ने बताया था, और वो गलत बताया कि सही बताया मुझे नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हो और तुम समुद्र को देख रहे हो, तो एक टाइम पर ऐसा लगता है कि समुद्र और आसमान जो है वो आपस में मिल रहा है। समुद्र के किनारे खड़े होकर दूर तक देखो तो तुम्हें ऐसा लगता है समुद्र और आपस में आसमान मिल रहे हैं, और वो जो पोर्शन होता है ना, दैट इज नोन टू बी एज होराइजन। दैट डिस्टेंस फ्रॉम यू एंड दैट पॉइंट वेयर सन एंड द वाटर मीट, आसमान एंड द वाटर मिक्स टुगेदर, that distance is known to be as the distance of visible horizon। Alright, तो मैं ये सब कह सकता हूँ, ये क्यों होता है? That is only and only and only due to the curvature of the earth। This is only due to the curvature of earth, nothing else। Now ladies and gentlemen, have concentration here। हाँ, वही जियोडेटिक में कोड एंड आर्क वाला बता दीजिए। क्या बताऊं कोड एंड आर्क वाला? एक बार मेरे को बताएंगे कोड एंड आर्क वाला क्या बताऊं? आपको ये चीज तो पता है, सपोज दिस इज योर अर्थ एंड इट इज अ कर्वेचर इन नेचर, देन यू नो दैट कि इफ योर इंस्ट्रूमेंट इज लाइक दिस, तो आप टोटल सीधा देख रहे हो, तो इस पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पर आपका धरती और आसमान मिल रहे हैं। ठीक है, मैं समझा नहीं 1 सेंटीमीटर ग्रेटर वाला क्या कह रहे हो? सर मेरे भी डाउट है बहुत सोम के, तो ग्रुप पे डाल देना पंकज, आज देख लूंगा रात को, ग्रुप पे डाल देना, करवा दो। ठीक है, ये समझ लो, मेरे को समझा नहीं, मैं मानसी बोला आपने क्या पूछना है, मैं समझा ही नहीं अभी तक, वो चीज मेरे को बताओ। आगे ये चीज क्लियर करना दोस्त कि आप इस सेंटर से इधर तक का कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी एज डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन। अब एक बात बताऊं, ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन ना कहां से निकालते हो? आप निकालते हो कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि आप जब अपने इंस्ट्रूमेंट से उस चीज को देख रहे हो तो वहां पर कर्वेचर और रिफ्लेक्शन करेक्शन लगती ही लगती है। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू करेक्ट इट एंड व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट ना, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगी, समझाऊं इसको। अभी आपको पता है कि आपका नया फॉर्मूला जो आ रहा था कंबाइंड करेक्शन के कारण, वो आ रहा था 0.0673 डी स्क्वायर। ये डी क्या है? यही तो डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन है। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, d इज इक्वल टू h अपॉन में 0.0673 का रूट। व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट ना,
I will get it as what? I will get the total formula, nothing else. समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे थम्स अप करके बताएंगे और उसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. क्लियर है? चलो एक बार इसकी वैल्यू मेरे को बता दोगे क्या? 1 में 0.0675, आई थिंक सो 3.85 रहती है. 3.885 है कि 855 है? इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताइएगा जल्दी से. थ्री 3.85 है ना? Yes. 3.85 root h. This is the formula. Now come to the concept that is also known to be as the inverted staff concept. Now what is the inverted staff? छोटा सा concept है, कोई theory, कोई question, कोई कुछ नहीं. Theory नहीं है, question तो है. Suppose I am saying that कि there is the room. वहां पर एक रूम है और वो रूम की हाइट बहुत बड़ी है और आप लोगों का जो स्टाफ है प्यारे दोस्तों वो सिर्फ इतना आ सकता है. मैक्सिमम स्टाफ जो है वो इतना आ सकता है. You need to find the height of the room. How will you find it? You need to find the height of the room. How will you find it? आपका इंजीनियरिंग स्किल आपको क्या कहेगा? सर आपको बोला गया कि you need to find the height of the room. और आपको ये पता है कि आप लोगों का ये जो reduce level of point है, ये आपको पता है. Let it be the point benchmark. ठीक है? तो आप तो यहाँ की हाइट नहीं निकाल सकते कैसे भी करके. आप क्या करते हो? आप पीछे एक स्टाफ रखते हो. आप पीछे एक स्टाफ रखते हो और इस स्टाफ से अपनी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल देते हो. पहली रीडिंग आपने बैक साइड ली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया. अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने इस स्टाफ को उल्टा लटका रहे हो. इस स्टाफ को आप उल्टा लटका रहे हो. उल्टा, उल्टे को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्टेड. तो उल्टा स्टाफ लटकाने के बाद जो भी आपकी रीडिंग आ रही है, लेट इट बी द रीडिंग एक्स एंड लेट इट बी द रीडिंग वाई. आप यहां से एक चीज तो लिख सकते हो, दिस पॉइंट इज बी. रिड्यूस लेवल ऑफ बी जो भी आएगा आप लोगों का, आप लिख सकते हैं कि दैट इज रिड्यूस लेवल ऑफ ए प्लस एक्स प्लस वाई. सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द इन्वर्टेड स्टाफ कंसेप्ट. प्लीज थम्स अप टू मी. ये क्लियर है कि नहीं है? बहुत बेसिक से चीज था, कुछ ऐसा नया नहीं देखा मैंने. तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन टू यू एस from the horizon of the ship. From the horizon of the ship, the lighthouse was just visible. एक शिप से एक लाइट हाउस जस्ट दिख रहा है, जस्ट दिख रहा है. तो if the height of the lighthouse is 265 meter, if the height of the lighthouse जो है वो 265 मीटर है, तो आपको बोला गया है कि you need to find the distance between lighthouse and ship. Distance between लाइट हाउस एंड शिप. लाइट हाउस और शिप के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है. क्या बेसिक सा क्वेश्चन आ गया. यू नो दैट कि ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल होराइजन का केस आ रहा है. शिप से लाइट हाउस जस्ट दिख रहा है. ऐसे बेहतरीन चलने लग गए हैं हमारे आसपास आ रहे हैं. When I will be going to solve it, I will get the distance 62.75 किलोमीटर. बट ये डी हमेशा किलोमीटर में रहता है, मैं पहले बता चुका हूँ. और एच जो है वो मीटर में चलता है. ठीक है ना? क्लियर है? नाउ देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी क्वेश्चन में आपको क्या कहता है? क्वेश्चन में आपको कहता है द कैप्टन ऑफ अ शिप स्टैंडिंग ऑन द डेक, द कैप्टन ऑफ अ शिप स्टैंडिंग ऑन द डेक जस्ट सीज द लाइट हाउस 75 मीटर अबव. लाइट हाउस जो है वो 75 मीटर अबव मीन सी लेवल है. इफ द हाइट ऑफ द कैप्टन्स आई अबव द मीन सी लेवल, हाइट ऑफ कैप्टन्स आई, हाइट ऑफ कैप्टन्स आई कितना है? 7 मीटर का है अबव द मीन सी लेवल. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम द कैप्टन? क्वेश्चन को समझना, आपको बोला गया है कि डिस्टेंस ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम कैप्टन कितना होगा. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन हैव कंसंट्रेशन. आई एम सेइंग दैट कि ये आप लोगों का कुछ इस तरीके का कर्वेचर का सीन चलता है और आपका जो कैप्टन है वो लाइट हाउस को जस्ट देख रहा है. जस्ट देखने का मतलब क्या है कि लाइट हाउस जो है वो कुछ इतना जा रहा है, ऐसा चल रहा है. इसका हाइट 75 है
और कैप्टन का हाइट जो है वो 7 मीटर है। नाउ यू नीड टू टेल मी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस। नाउ आप कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस इज d1 एंड d2 एंड d सॉल्यूशन की बात करूं तो d इज इक्वल टू b1 प्लस b2 होता है। नाउ 3.85 रूट h1 प्लस रूट h2 लिख सकता हूँ ना। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल आंसर मेरे पास आ रहा है 43.58। ये कोई डाउट तो नहीं है ना? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है जल्दी से। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? चले, एक अंगिरा सिन्हा ने क्वेश्चन भेजा है सर्वे से रिलेटेड, जरा उसको सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज displayed on the screen as the first observation taken on turning point। पहली ऑब्जर्वेशन टर्निंग पॉइंट पे क्या कहलाती है? खुद ही आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग। पहली ऑब्जर्वेशन टर्निंग पॉइंट पे क्या कहलाती है? सबको पता है, बैक साइड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज द बैक साइड, सो आई कैन से दैट इट इज ऑप्शन नंबर ए। और चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपको बोला गया है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब भैया एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, रात को 9 बजे रेलवे इंजीनियरिंग का लेक्चर है। आज के रेलवे इंजीनियरिंग में क्या पढ़ाऊंगा मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। आज के रेलवे इंजीनियरिंग के लेक्चर में मैं आप लोगों को एक तो स्लीपर्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। स्लीपर्स के साथ साथ 30 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस, 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के चलेंगे आज के यूट्यूब की क्लास में। तो आप लोग बन सकते हैं रात को 9 बजे आप लोगों का लेक्चर। और सर वो प्रॉब्लम 250 देख लेता हूँ कौन सा वाला था हमारा। ये वाला है 250, कौन सा कह रहे हैं? गलती से हो गया था, ये 905 ही है। गलती से मैंने लिख दिया था ऐसे, ये 905 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, मेरे ग्रुप में ऐड हो रहा है। उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपने सर्वेइंग का इंजीनियरिंग बहुत फन के साथ कंटेंट को गैदर किया होगा। जो नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी थी वो नॉलेज आप लोगों ने ली होगी, प्लस जो कंटेंट मैंने आपको लिखवाया है उसके नोट्स आप साथ के साथ बना रहे होंगे। ठीक है, बहुत जरूरी भी है, ये कंटेंट जनरली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता क्योंकि ये सिर्फ हम अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो समझिएगा जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी कंटेंट है। इसी तरह की नॉलेज के लिए मुझसे बने रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लो आज ही। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना। पास्ट में देखा गया है एसएससी जेई के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से समझिएगा, लेक्चर नंबर 3 को जिस तरह से लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, लेक्चर 3 भी आपको दूंगा, ऐसे ही पढ़ते रहो। और इसी के साथ छोटी सी चीज और, मैंने आपको बताया था ना ये मेरा कोड है एनजी लाइफ, तो याद रखिएगा अगर मुझसे आप मेरे प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है एनजी लाइफ। बाय यूजिंग दिस कोड आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है ओवरऑल कॉस्ट पर, और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाते हो। ठीक है, तो काफी कुछ आप लोगों को मिलता है यहाँ पर। अभी के लिए थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वाचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सेवा करते रहो और मेवा पाते रहो, पढ़ते रहो। कहने का मतलब ये है। तो पेपर का लेवल टफ हो गया भैया, तैयारी भी जोरों शोरों से कर लो। एग्जाम टाइम चल रहे हैं, एग्जाम आने भी वाले हैं। कंसेप्ट को इसी तरह मेरे साथ बनकर क्लियर करते रहो और लाइक करते रहो वीडियो को, क्योंकि मुझे लाइक पसंद आते हैं और मुझे पता भी लगता है कि आप लोगों को किस तरह की नॉलेज मिल रही है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम भी उसी हिसाब से अपने लेक्चर आप लोगों तक डिलीवर करते रहे। तो ये बहुत जरूरी होता है। हो सके मेरी हेल्प करना चाहो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी अभी के लिए धन्यवाद।